एंड फिर हम देखते हैं ओलिव, ब्रदर एल्सन और रसल को, जो कि काफी ज्यादा देरी से इलो की डायरेक्शन में बढ़ रहे होते हैं। और फिर ओलिव, जो कि काफी देर से अपने स्कैनिंग मैजिक का इस्तेमाल कर रहे थे, वो उन्हें बताने लगती है कि मैंने उन्हें ढूंढ लिया। लेकिन इसी के साथ माउंटेन के बाद काफी ज्यादा एनर्जी की क्लैशिंग हो रही है। इस पर उन लोगों ने अपनी स्पीड और भी ज्यादा तेज कर दी। और फिर पीछे की तरफ हमें रसल को दिखाया जाता है, जो कि अपने मन ही मन में सोच रहा था, मैं आशा करता हूँ कि हम लेट ना हुए हों। एंड फिर हमें इलो का छोड़ा गया एरो दिखाया जाता है, जो कि आसमान में जाकर फट जाता है, जो कि काफी ज्यादा सुंदर तो लग ही रहा था। लेकिन इसी के साथ साथ इलो का एक एरो मल्टीपल एरो में चेंज होकर नीचे खड़े मोस्टर्स पर हिट होने लगता है, जिसे देखते हुए इलो अपनी एक साथी एल्फ को कहने लगती है, इस मौके का फायदा उठाते हुए जल्दी से बैरियर बनाना शुरू करो। लेकिन इसी के साथ इलो ने अपने पीछे की तरफ देखा, जहाँ हम देखते हैं कि उनके प्रोटेक्टिव बैरियर में एक बहुत बड़ा छेद हो चुका था और उस छेद में से काफी ज्यादा मोस्टर्स आई जा रहे थे, जिसकी वजह से दूसरे सभी के सभी एल्फ काफी ज्यादा डर कर मदद के लिए पुकारने लगते हैं। जिस पर इलो काफी ज्यादा कमजोर होने के बावजूद भी दोबारा से उन मोस्टर्स की तरफ तीर तान कर कहने लगती है, योरस वर्ड ऑफ स्पिरिट, मुझे ताकत दो। लेकिन इसी के साथ ये लोग अपने मन ही मन में रसल के बारे में सोच रही थी और काफी ज्यादा शर्माते हुए अपने आप को ही समझाते हुए कहने लगती है, मैं अचानक से उसके बारे में क्यों सोच रही हूँ। लेकिन तभी अचानक से हमें रसल को ही दिखाया जाता है, जो कि फायरवॉल का इस्तेमाल करते हुए हीलो और उन मोस्टर्स के दरमियान एक बहुत बड़ी फायर की वॉल खड़ी कर देता है, जिसकी वजह से वहाँ पर मौजूद सभी के सभी मोस्टर्स मारे जाते हैं। और रसल को वहाँ पर देखकर हीलो भी काफी ज्यादा खुश हो गई थी। और फिर हमें ऊपर से रसल और ब्रदर एल्सन को नीचे आते हुए दिखाया जाता है, जहाँ नीचे की तरफ आते हुए ब्रदर एल्सन अपनी ओरिजिनलिटी फ्लेयर फिस्ट को इस्तेमाल करते हुए रसल को कह रहे थे, रसल तुम आगे जाओ, मैं तुम्हारे लिए रास्ता बनाता हूँ। ये कहते हुए ब्रदर एल्सन ने एक ही मुक्का मारा और वहाँ पर हो जाता है एक बहुत बड़ा विस्फोट, जिसमें ऑब्वियसली काफी ज्यादा मोस्टर्स मारे गए। और फिर इसी के साथ हम रसल को देखते हैं, जो कि काफी ज्यादा तेजी से इलो के पास जाते हुए उसका हाल अहवाल पूछ रहा था, जिस पर इलो भी रसल को बताती है कि वो बिल्कुल ठीक है। और इसी के साथ साथ उसे ये भी कह रही होती है, पता नहीं कि मैं तुम्हारे इस एहसान को कैसे उतारूंगी। जिस पर रसल उसे वहीं पर क्लियर करते हुए बताता है, एक अलाइड कंट्री का वारलॉक होने की हैसियत से ये मेरा कर्तव्य है कि मैं तुम्हारी मदद करूं। खैर इस बात को छोड़ो, जल्दी जल्दी इस बैरियर को हटाओ, क्योंकि हमें इन मोस्टर्स को खत्म करते हुए आगे की तरफ बढ़ना होगा, इससे पहले कि और आ जाएं। जिस पर हीरो अपने जख्मी साथियों की तरफ देखते हुए कहने लगती है, मगर हम अब जाएंगे तो हमारे बच्चे और जख्मी साथी हमारा पीछा नहीं कर पाएंगे। जिस पर असल जिसने की अपने साथियों को उस बैरियर के अंदर आते हुए देख लिया था, वो इलो को कहने लगता है, इस बात की चिंता मत करो। और इसी के साथ उसने ओलिव को उन एल्फ्स की मदद करने को बता दिया, जिस पर ओलिव भी अपने व्हाइट टावर के किसी हीलिंग मैजिक स्पेल का इस्तेमाल करते हुए कहने लगती है, ऑफ कोर्स मैं इनकी मदद करूंगी, क्योंकि इसी वजह से तो मैं यहाँ पर आई हूँ। और इसी के साथ हम देखते हैं कि ओलिव की उस मैजिक स्पेल की वजह से वहाँ पर मौजूद एल्फ्स को अचानक से काफी ज्यादा अच्छा महसूस होने लगा। एंड इसी के साथ साथ ओलिव बता रही होती है कि तुम इस मैजिक स्पेल की वजह से काफी ज्यादा अच्छा महसूस करने के साथ साथ काफी तेज भाग भी सकते हो। एंड इसी के साथ हम देखते हैं कि इस मैजिक स्पेल की वजह से ये लोग को भी काफी ज्यादा अच्छा महसूस हो रहा था, जहाँ फिर अचानक से हमें अजलान और उसके दूसरे एल्फ साथियों को वहाँ पर आते हुए दिखाया जाता है। और अजलान को वहाँ पर देखकर इलो उसके पास आते हुए कह रही थी, तुमसे दोबारा मिलकर खुशी हुई अजलान। फिर उन दोनों की ग्रीटिंग एक्सचेंज करने के बाद हमें दिखाया जाता है ब्रदर एल्सन अपना प्लान बताते हुए कह रहे थे, ओलिव फेरी ड्राइव के साथ दरमियान में रहेगी, जहाँ रसल लेफ्ट में और अजलान और इलो राइट की तरफ संभालेंगे और मैं आगे की तरफ रहते हुए मोसस को संभालूंगा। ये कहते हुए ब्रदर एल्सन काफी ज्यादा एक्साइटेड नजर आ रहे थे। एंड इसी के साथ इलो ने भी बैरियर को हटाने को बता दिया, यानी कि ये इन लोगों को रेस्क्यू करने के लिए 50% कामयाब हो चुके हैं। एंड फिर हमारा सीन शिफ्ट होता है और हमें ब्रदर एल्सन और रसल को दिखाया जाता है, जो कि अपने मुख्तलिफ मैजिकल स्पेल्स का इस्तेमाल करते हुए उन मॉन्स्टर्स का सामना कर रहे थे। एंड इसके साथ रसल अपने पीछे की तरफ देखते हुए अपने सभी के सभी साथियों को कहने लगता है, हम अपनी डेस्टिनेशन पर पहुंचने वाले हैं, तो थोड़ा सा और होल्ड ऑन करके रखो। लेकिन इसी के साथ हम देखते हैं कि ब्रदर एल्सन भी रसल को बता रहे होते हैं, रसल मुझे पता है कि तुम थके हुए हो, लेकिन अपनी माना थोड़ी सी रिजर्व करके रखना, क्योंकि कैनन वापस आने के बाद भी हमें मॉन्स्टर्स के साथ सामना करना पड़ सकता है, क्योंकि मुझे नहीं लगता कि हम काफी ज्यादा आसानी से अपने अलाइ से दोबारा मिल सकेंगे। जिस पर रसल भी उनकी ये बात मान गया। और फिर से हमें थोड़ी देर बाद का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर हम देखते हैं ब्रदर एल्सन और रसल को, जो कि काफी ज्यादा हैरान होते हुए किसी जगह पर खड़े हुए थे। क्या वो? और रसल और ब्रदर एल्सन की शौक होने की वजह ये होती है कि उस कैनन के सामने एक ही दिन में एक बहुत बड़ी वॉल खड़ी हो गई होती है, लेकिन वहाँ पर मॉन्स्टर्स और ह्यूमंस के दरमियान काफी ज्यादा डेडली बैटल हो रही होती है। और रसल येलो टावर मास्टर को देखते हुए अपने मन ही मन में कहने लगता है, ये सच में निकोलो ही कर सकता है, एक ही रात में एक बहुत बड़ी फोर्ट्रेस वॉल क्रिएट करना, वो ये सच में एक सुपर ह्यूमन है। और फिर हमें प्रोफेसर ह्यूबर्ट को दिखाया जाता है, जो कि काफी ज्यादा खुश होकर येलो टावर मास्टर को कहने लगते हैं, निकोलो वहाँ पर देखो, रेस्क्यू स्क्वाड फेरी ट्राइब के साथ वापस आ गई है। और रेस्क्यू स्क्वाड को वापस आता हुआ देखकर इलो की मॉम भी काफी ज्यादा खुश हो गई। लेकिन येलो टावर मास्टर अभी भी कह रहे होते हैं, सो चलो अपने अलाइव के लिए एक रास्ता ओपन किया जाए, जो कि काफी ज्यादा मुश्किलों का सामना करते हुए यहाँ पर वापस आ चुके हैं। ये कहते हुए उन्होंने 2 डिफेंस वॉल बना ली, जिस रास्ते का इस्तेमाल करते हुए रसल और बाकी सभी लोग कैनन
में वापस आने वाले थे, और क्योंकि वहाँ पर काफी ज्यादा मॉन्स्टर्स होते हैं तो उस डिफेंस वॉल के अंदर भी कुछ मॉन्स्टर रह गए। और उस डिफेंस वॉल के अंदर उन मॉन्स्टर्स को देखते हुए ब्रदर रसल कहने लगे, निकोलो ने ऑलरेडी एक स्टेज सेटअप कर रखा है, तो रसल इस लास्ट अटैक में अपनी सभी के सभी माना खर्च करने के लिए तैयार हो जाओ। जिस पर रसल भी खुशी खुशी तैयार हो गया। एंड इसी के साथ हमें ब्रदर रल्सन और रसल का एक कॉम्बो मूव दिखाया जाता है, Flare, Fist, Cannon. आई नो थोड़ा सा ज्यादा हो गया, लेकिन काफी ज्यादा मजा आ रहा है। और हम देखते हैं कि रसल और ब्रदर रल्सन की उस अटैक की रेंज काफी ही ज्यादा बड़ी होती है। एंड इसी के साथ हमें दिखाया जाता है कि अभी भी ब्रदर रल्सन और रसल अपने बाकी सभी के सभी साथियों को इनकरेज कर रहे थे कि हम सभी लोग पहुंचने ही वाले हैं, बस थोड़ा सा और अपने आप को संभाल लो। एंड आगे की तरफ हमें उस फोर्ट्रेस वॉल के अंदर एक बहुत बड़ा छेद दिखाया जाता है, जो कि ऑब्वियसली रसल और ब्रदर रल्सन के अटैक की वजह से ही बना है, ताकि सभी के सभी लोग वहां से कैनन में एंटर कर सकें। और हम देखते हैं कि फाइनली वो सभी के सभी अल्फा ड्राफ्ट्स रेस्क्यू हो जाते हैं, जहां हम देखते हैं कि ओलिव वहां पर आकर एक राहत की सांस लेती है। ईलो अपनी मोम से मिलती है और ब्रदर रल्सन और रसल, जो कि काफी ज्यादा थके होते हैं, वो जमीन पर ही लेट जाते हैं। लेकिन इतने ज्यादा थका होने के बावजूद भी रसल के चेहरे पर एक सेटिस्फाइंग स्माइल थी, और नरेटर बता रहा होता है और ये एक बहुत बड़ी रात हर किसी के सर्वाइवल के साथ निपट गई। एंड फिर हमें एक हफ्ते बाद का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर रसल हमें बता रहा होता है कि एक हफ्ता गुजर चुका है और अभी भी सूरज की उगने तक हम मॉन्स्टर्स के साथ फाइट करते हैं, और इस वक्त तक सिचुएशन थोड़ी सी अच्छी हो चुकी है। और इसी के साथ हम एक बहुत बड़ी तादाद में पारी ट्राइब और बाकी सभी ट्राइब्स को रेस्क्यू करने में कामयाब भी हो चुके हैं, और इस वक्त यहाँ पर 9000 से भी ज्यादा मौजूद हैं, और उनमें से काफी ज्यादा कम ऐसे लोग हैं जो कि फाइट कर सकते हैं। तो इस वक्त तक हम जो कर सकते हैं वो है सिर्फ रीइंफोर्समेंट का। और अपने मन ही मन में रसल ये सब कुछ सोच रहा होता है, लेकिन तभी अचानक से उसे कुछ फील होता है, जिस चीज को फील करता ही रसल काफी ज्यादा देर से वहाँ से उड़कर कहीं पर जाने लगा, जिस पर येलो टावर मास्टर काफी ज्यादा हैरान होकर, रसल क्या हुआ, क्या मॉन्स्टर आ रहे हैं? तो रसल बताता है, नहीं, हमारी रीइंफोर्समेंट आ चुकी है। और हम देखते हैं कि एनिमी उनकी 5th और 7th कॉर्प्स अपनी आर्मी के साथ वहाँ पर पहुंच चुकी होती है, जिसके बाद हमारा सीन शिफ्ट होता है और हमें उन सभी लोगों को मीटिंग रूम में दिखाया जाता है, जहां मास्टर निकोलो तो उन दोनों कॉर्प्स कमांडर का शुक्रिया अदा कर रहे थे, लेकिन वो दोनों ही उन्हें ये कहने से मना करते हुए कहते हैं, हम सिर्फ अपने लोगों और कंट्री की प्रोटेक्शन कर रहे हैं, सो इसमें हमारी शुक्रिया अदा करने की जरूरत नहीं है। एंड फिर हमें इन दोनों के बारे में बताया जाता है कि ये विलियम लुई की है 5th कॉर्प्स कमांडर, और दूसरा डिबल्क कर्गर है जो कि 7th कॉर्प्स का कमांडर है। और इन दोनों के छोटे छोटे इंट्रो होने के बाद हमें येलो टावर मास्टर को दिखाया जाता है, जो कि अचानक से कहने लगते हैं, सो स्ट्रेटेजी मीटिंग स्टार्ट करते हैं। और सर रसल, जो कि इस बारे में काफी कुछ जानते हैं, वही इस चीज को एक्सप्लेन करें तो सही रहेगा। और फिर हमें रसल को दिखाया जाता है, जो कि सबसे पहले सभी को लीड करता है, लेकिन हम देखते हैं कि रसल को देखते हुए 5th कॉर्प्स कमांडर अपने मन ही मन में कहने लगता है, तो ये है वो नौजवान जो कि इतना ज्यादा फेमस फॉरलॉक है, सच में ये काफी ज्यादा एक्स्ट्राऑर्डिनरी लग रहा है। एंड फिर रसल उन सभी लोगों को अपनी स्ट्रेटेजी बताना शुरू कर देता है कि 5th कॉर्प्स कमांडर अपनी आर्मी के साथ डिफेंस करेंगे, और क्योंकि इन मॉन्स्टर की तादाद काफी ज्यादा है और कभी भी ये एनिमी की टेरिटरी में इन्वेड कर सकते हैं, तो इसीलिए इन्हें कैनन और फेरी ट्राइब को प्रोटेक्ट करने के लिए एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग इंसर्कलमेंट बनानी पड़ेगी, और इस चीज को मेक श्योर करना होगा कि एक भी सिंगल मॉन्स्टर एस्केप ना कर सके। एंड इसी के साथ 7th कॉर्प्स कमांडर को कहने लगता है, और 7th कॉर्प्स कमांडर का मिशन होगा अटैक करना, क्योंकि जब 5th कॉर्प्स कमांडर मॉन्स्टर के एस्केप रोड पर खड़े होकर डिफेंस कर रहे होंगे, तो उसी वक्त आपको उन मॉन्स्टर्स पर अटैक करके उन सभी के सभी मॉन्स्टर्स को ग्रेट फॉरेस्ट में धकेलना होगा। और क्योंकि हमें नहीं पता कि ग्रेट फॉरेस्ट के अंदर हमारे लिए कौन सा खतरा वेट कर रहा है, और पता नहीं कहां से ये इतने ज्यादा मॉन्स्टर्स पैदा हो रहे हैं, तो विक्ट्री को सिक्योर करने के लिए हमें इस मिशन को कंप्लीट करना होगा। और हम देखते हैं कि रसल की स्ट्रेटेजी को सुनने के बाद 7th कॉर्प्स कमांडर कहने लगते हैं, हम ये करने के लिए तैयार हैं। और फिर अचानक से येलो टावर मास्टर भी कहने लगे, अब से 3 दिन के लिए फेरी ट्राइब और ह्यूमंस के सर्वाइवल के लिए हमें इस ग्रेट फॉरेस्ट को दोबारा हासिल करना होगा। एंड फिर हमें अगले दिन का सीन दिखाया जाता है, जहाँ हम देखते हैं रसल को, जो कि कैनन की वॉल पर खड़ा होकर अपने अलाइज को देखते हुए अपने मन ही मन में कह रहा था, 5th और 7th कॉर्प्स एनिमियों की सबसे ज्यादा बेस्ट कॉर्प्स हैं, यहाँ तक के पूरे कॉन्टिनेंट में भी ये आर्मी काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग है, तो ये इतने ज्यादा मॉन्स्टर्स होने के बावजूद भी हार नहीं सकते। मगर इसी के साथ वो पीछे की तरफ मुड़ गया, जहाँ हम देखते हैं कि पीछे की तरफ से बिल्कुल उल्टा वहाँ पर मॉन्स्टर्स की लाशें और काफी ज्यादा लड़ाई के निशानात थे। और फिर नीचे की तरफ हमें लेडी ईलो को दिखाया जाता है, जिसकी भी अचानक से रसल पर नजर पड़ गई थी, और रसल को देखते हुए अपने मन ही मन में कहने लगती है, चीजें काफी ही ज्यादा चेंज हो चुकी हैं, जो कि मैंने रियलाइज भी नहीं किया, लेकिन इसके शोल्डर इतने ज्यादा वाइड कब से नजर आने
लग गए और ऐसा लगता है कि ये काफी ज्यादा बड़ा भी हो चुका है और उस वक्त से काफी ज्यादा चेंज हो चुका है जब मैं इससे पहली बार मिली थी। हम देखते हैं कि रसल के बारे में सोचते हुए इलो मुस्कुरा रही होती है और पीछे की तरफ से हमें इलो की मोम को आते हुए दिखाया जाता है, जो भी इलो को रसल को ऐसे घूरते हुए और शर्माते हुए देखकर अपने मन ही मन में कहने लगती है, ओह माय गॉड, मैं हैरान थी कि ये क्या कर रही होगी। वेल मुझे लगता है कि ये एज ही ऐसी है। और फिर अचानक से हम देखते हैं कि इलो के कंधे पर किसी ने हाथ रखा, जिस पर इलो भी काफी ज्यादा हैरान हो जाती है। लेकिन फिर जब उस पर्सन को देखा तो हम देखते हैं कि वो कोई और नहीं बल्कि इलो की मोम भी थी, जो कि आज तक इलो को कह रही होती है, यहाँ पर खड़ा होकर उसे घूरने की जरूरत नहीं है, उसके बाद जाकर तुम उसके साथ बात क्यों नहीं करती। लेकिन इलो अपनी मोम को वहाँ पर देखकर काफी ज्यादा हैरान हो चुकी थी और यहाँ पर थोड़ी देर के लिए और मूवमेंट हो जाता है, जहाँ पर इलो कह रही होती है, मैं ऐसा नहीं कर सकती, क्योंकि इस वक्त वो सिर्फ अपने मिशन के बारे में सोच रहा होगा। एंड फिर इसी के साथ अपने मन ही मन में रसल और हीगेट को इमेजिन करते हुए कहने लगती है, सर रसल कोई ऐसे हैं जिनकी एंगेजमेंट इंडियन की रॉयल फैमिली में हुई है और मुझे यकीन नहीं आ रहा कि मेरे दिल में उसके लिए फीलिंग्स हैं। पर अपने मन में ये सब को सोचते हुए इलो थोड़ी सी उदास हो गई, जिस पर उसकी माँ उसे बताने लगती है, इलो मुझे पता है कि तुम अपने मन में क्या सोच रही हो, मगर चिंता मत करो, क्योंकि किस्मत की एक बहुत ही ज्यादा स्ट्रॉन्ग स्ट्रिंग तुम्हें और रसल को जोड़ती है। और अपनी मोम के मुंह से इस बात को सुनकर इलो काफी ज्यादा हैरान होकर कहती है, मतलब क्या तुम मेरी पेट को देख सकती हो? जिस पर इलो की मोम उसे बता रही होती है, एशियन हाई एल्फ्स के पास ऐसी एबिलिटी होती थी कि वो किसी की किस्मत को देख सकते थे और जब तुम एक मिनियोर बन जाओगे तो ये तुम्हारे लिए भी पॉसिबल होगा। और फिर थोड़ा सा सीरियस होते हुए, मेरी बेटी इसे याद रखना, बहुत जल्द एक बहुत बड़े डिसीजन को लेने का टाइम आ रहा है और इसकी किस्मत काफी ही ज्यादा हाश है और अगर तुम उसके लिए फीलिंग्स रखती हो तो तुम्हें उसकी किस्मत को उसके साथ ही झेलना होगा। और फिर यहाँ पर ये सीन कट होता है और हमें सूरज ढलते वक्त का टाइम दिखाया जाता है, जहाँ पर एक बहुत बड़ी तादाद में आर्मी और मैजिस जंग के लिए तैयार थे। और फिर हमें मास्टर निकोलो को दिखाया जाता है, जो कि थोड़ा सा परेशान होकर कह रहे थे, ये दोबारा से शुरू हो रहा है। और फिर सभी लोगों को कहने लगते हैं कि जैसा कि प्लान किया गया था, फिफ्थ कोस्ट कमांडर डिफेंस करेंगे और हम सभी उन मॉन्स्टर्स को ग्रेट फॉरेस्ट के अंदर धकेलेंगे। एंड फिर हमें मॉन्स्टर को काफी ज्यादा तेजी से उनकी तरफ बढ़ते हुए दिखाया जाता है, लेकिन इसी के साथ वो सभी लोग अपने मुख्तलिफ मैजिकल स्पेल्स का इस्तेमाल करते हुए फाइट के लिए बिल्कुल तैयार थे। और फिर इनकी जंग शुरू हो जाती है, जहाँ हमें काफी सारे लोगों की मुख्तलिफ एबिलिटीज को दिखाया जाता है। हम देखते हैं कि ईलो अपने बो और एरो का इस्तेमाल कर रही होती है एंड इसी के साथ कुछ ड्वार्फ्स अपने हैमर्स का इस्तेमाल करते हुए मॉन्स्टर्स का खात्मा कर रहे थे। एंड इसी के साथ एलन पेज, व्हाइट टावर मास्टर और येलो टावर मास्टर मुख्तलिफ मैजिकल स्पेल्स का इस्तेमाल करते हुए मॉन्स्टर का खात्मा कर रहे थे। और फिर ब्रदर एल्सन, प्रोफेसर ह्यूबर्ट और ओलिव को दिखाया जाता है, जहाँ पर अचानक से ब्रदर एल्सन कह रहे थे, मैं इस जगह को संभाल लूंगा, तुम जल्दी जल्दी जाकर लाइन ऑफ डिफेंस की मदद करो। जिस पर प्रोफेसर ह्यूबर्ट भी उनकी मदद करने के लिए चले जाते हैं। एंड फिर इसी के साथ रसल को दिखाया जाता है, जो कि काफी ज्यादा कूल तरीके से अपना एक मैजिक फायर इन्फर्नो को इस्तेमाल कर रहा था और रसल के अटैक की वजह से वहाँ पर बहुत बड़े बड़े धमाके हो रहे थे। एंड फिर इसी के साथ इनकी ये जंग चलती रहती है और फिर सीन शिफ्ट करके हमें सीधा 15 दिनों बाद ग्रेट फॉरेस्ट की एंट्रेंस की तरफ लाया जाता है, जहाँ पर हम बहुत बड़े तादाद में आर्मी और अपने सभी के सभी मैजिक्स को देख पाते हैं, जहाँ वो सभी के सभी नर्स काफी ज्यादा खुश होते हुए नारे लगा रहे थे, हमारी जीत हुई और हम ग्रेट फॉरेस्ट की एंट्रेंस तक पहुंच चुके हैं। एंड इसी के साथ हमें रसल, येलो टावर मास्टर, अजलान, इलो और उसकी मदद को दिखाया जाता है, जहाँ पर येलो टावर मास्टर कह रहे थे, फाइनली हम यहाँ पर पहुंच चुके हैं। लेकिन हम देखते हैं कि अचानक से ब्रदर एल्सन रसल को कहने लगे, क्या तुम भी इस चीज को फील कर पा रहे हो? तो रसल ने भी हाँ का जवाब दिया, मगर ब्रदर एल्सन अभी भी कह रहे होते हैं, यही जंगल मॉन्स्टर आर्मी की एक बहुत बड़ी सोर्स है और मैंने यहाँ पर काफी सारे मॉन्स्टर्स की तवक्को की थी, मगर ना यहाँ पर कोई मॉन्स्टर है, बल्कि मुझे यहाँ पर कोई भी चीज महसूस ही नहीं हो रही, जैसे कि ये पूरा का पूरा जंगल खाली हो चुका है और ये ब्लैक एंड व्हाइट फॉग जिसने कि जंगल को घेरा हुआ है, ये भी काफी ज्यादा अजीब है। और फिर इलो को दिखाया गया, जो कि अपनी मोम को कह रही थी, मोम मैं यहाँ पर किसी भी स्पिरिट को सेंस नहीं कर पा रही, जिस पर उसकी मोम भी कहती है, हाँ मैं भी काफी ज्यादा हैरान हो रही हूँ कि सभी जगह स्पिरिट्स गई कहाँ। और फिर अचानक से येलो टावर मास्टर भी उनके पास आते हुए कह रहे थे, चलो फेदर ट्राइब के उन लोगों का वेट करते हैं जो कि कुछ दिन पहले यहाँ से स्काउट करने के लिए निकले थे। एंड इसी के साथ मास्टर निकोलो के साथ आते हुए ड्वार्फ लीडर कहने लगता है, वो अपने साथ एक प्रोजेक्टर भी ले गए हैं, तो हम अंदर की पूरी सिचुएशन को देख सकते हैं। ये लोग आपस में ये बातें कर ही रहे थे, लेकिन तब ये अचानक सेविंग टाइप शेप कहने लगते हैं, ऊपर की तरफ देखो हमारे वॉरियर वापस आ गए। एंड फिर यहाँ पर ये सीन कट हुआ और हमें दिखाया जाता है कि वो सभी के सभी लोग उस प्रोजेक्टर के जरिए ग्रेट फॉरेस्ट के अंदर की सिचुएशन देख रहे थे। जिस वीडियो को देखते हुए मास्टर निकोलो कहने लगते हैं, जल्दी जल्दी AMI एक्सप्लेन को लाइक सब्सक्राइब करो। खैर येलो टावर मास्टर कह रहे होते हैं, ये रिकॉर्डिंग भी वही शो कर रही है जो कि हमने भी वहाँ पर देखा था, पूरे के पूरे जंगल में कोई भी मॉन्स्टर है क्यों नहीं। लेकिन मेरे अचानक से रसल येलो टावर मास्टर को कहने लगता है, क्या पूरे के पूरे ग्रेट फॉरेस्ट को दिखाने वाली कोई रिकॉर्डिंग है? तो येलो टावर मास्टर बोला, लेकिन तुम इस बारे में क्यों पूछ रहे हो? तो रसल उस रिकॉर्डिंग की तरफ इशारा करते हुए कहने लगता है,
ये बात मैंने इस वजह से कही क्योंकि जैसे जैसे वो ग्रेट फॉरेस्ट के अंदर जा रहे थे वो ब्लैक फॉग बढ़ती जा रही थी, जिस पर व्हाइट मामा से बोली फॉग बढ़ती जा रही थी, क्या मतलब है तुम्हारा इस बात से? लेकिन फिर अचानक से एक बेन टाइप मेंबर भी कहने लगता है, हाँ इस बारे में मैं भी आपको कुछ कहना चाहता हूँ, जरा इस चीज को देखो। ये रिकॉर्डिंग हमने सबसे ज्यादा हाईएस्ट पॉइंट से ली है और हम देखते हैं कि उस रिकॉर्डिंग के अंदर उन्होंने भी वो टार्टरस की एक बहुत बड़ी सील देख ली थी, जिसे देखकर वो सभी लोग काफी ज्यादा हैरान होकर कहने लगते हैं ये डोम जैसी चीज है क्या? और उस डोम जैसी चीज को देखते हुए जो कि ऑब्वियसली टार्टरस की सील है, इस बारे में अभी तक इनको अंदाजा भी नहीं है कि कौन सी मुसीबत इनके लिए वेट कर रही है। टार्टरस की उस सील को देखते हुए इलो की मॉम कहने लगती है, इतना तो ना ब्यूटीफुल ग्रेट फॉरेस्ट इस तरह कैसे हो सकता है? और इलो भी ग्रेट फॉरेस्ट के लिए दुआएं कर रही थी और रसल भी उस टार्टरस की सील को देखते हुए अपने मन ही मन में कहने लगा, उस अनइजी सेंसेशन की सोर्स ये है क्या? और फिर सभी लोगों को कहने लगता है, मुझे लगता है कि इस सारे छोल के पीछे कि अचानक से इतने तरह मॉन्स्टर्स अपीयर हो रहे हैं, उन मॉन्स्टर्स के अपीयर होने के पीछे यही डोम है। और फिर यहाँ पर हमारा सीन कट होता है और हमें उसी टार्टरस की सील को दिखाया जाता है, जिस सील के अंदर हमें उसी मॉन्स्टर को दिखाया जाता है जिसने कि अचानक से अपनी आंखें खोल ली थी। सो लगता है कि एक बहुत बड़ी जंग दोबारा से शुरू होने वाली है। और फिर से सीन शिफ्ट होता है और कोई कह रहा होता है, अगर ऐसा ही चलता रहा तो हमें मिलियंस ऑफ मॉन्स्टर का सामना करना पड़ सकता है, जिसे सुनते हुए मास्टर निकोलो भी कहने लगते हैं, अरे क्या तुम्हें इस चीज के बारे में कुछ पता है? देन इलो की मॉम बताती है कि शायद ये ग्रेट फॉरेस्ट की बर्थ फोल्कलोर से रिलेटेड हो सकता है। और एरेन की इस बात को सुनते हुए रसल अपने मन ही मन में कह रहा था, बर्थ फोल्कलोर यानी कि वही टाइम जब गॉड्स का एरा खत्म होने वाला था और उसी वक्त मदर ऑफ लाइफ की ब्लेसिंग को गाया की वजह से ग्रेट फॉरेस्ट इतना ज्यादा ग्रो हुआ था। और अपने मन में इस बात को सोचकर रसल थोड़ा सा परेशान हो जाता है, यानी कि उसे कोई ना कोई बात तो पता चल गई थी और शायद यही बात मास्टर निकोलो की जहन में भी आ जाती है और वो भी थोड़ा सा परेशान होकर कहने लगते हैं, तो इसका मतलब है कि गाया ने जिस वजह से ग्रेट फॉरेस्ट को बनाया था वो रीजन कुछ और नहीं बल्कि इस बहुत बड़ी मॉन्स्टर की आर्मी को सील करना था। मास्टर निकोलो ये कह ही रहे होते हैं लेकिन तभी अचानक से रसल उनके पास आते हुए कहता है, मगर मुझे कोई चीज काफी ज्यादा अजीब लग रही है। तो निकोलो कहता है, क्या चीज? जिस वक्त गाया ने इस ग्रेट फॉरेस्ट को बनाया था तो उस वक्त काफी ज्यादा और भी कोर्स एग्जिस्ट करते होंगे, तो उस बहुत बड़ी मॉन्स्टर की आर्मी के साथ डील करना उनके लिए काफी ज्यादा आसान होगा, लेकिन फिर भी उन्होंने उन मॉन्स्टर को सील किया। रसल की इस बात को सुनते हुए ब्रदर रल्सन कहने लगते हैं, तो तुम कहना चाह रहे हो? जिस पर रसल अपनी बात मुकम्मल करते हुए कहता है, तो इस चीज की काफी ज्यादा पॉसिबिलिटी है कि जो चीज गाया छुपाना चाह रही थी वो मॉन्स्टर आर्मी नहीं थी बल्कि कुछ और था। रसल की इस बात को सुनते हुए अचानक से व्हाइट टावर मास्टर भी बोलती हैं, तो हमें जल्दी जल्दी इस चीज को कंफर्म करना होगा। और फिर इसी के साथ चीफ कमांडर को कहते हुए, जो कि ओबसली मास्टर निकोलो हैं, हमें एक इन्वेस्टिगेशन स्क्वाड बनानी होगी, वो भी जितना जल्दी हो सके उतना जल्द। एंड फिर यहाँ पर ये सीन कट होता है और हमें ग्रेट फॉरेस्ट का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर कोई पर्सन भागते हुए कह रहा था, रात होने से पहले जल्दी जल्दी इन्वेस्टिगेट करते हुए वापस आना होगा। और फिर हमें इन्वेस्टिगेशन स्क्वाड मेंबर दिखाए जाते हैं जिनमें मास्टर निकोलो, व्हाइट टावर मास्टर, ब्रदर अल्सन, प्रोफेसर ह्यूबर्ट, रसल, एलन पेज, ओलिव, हवेन, इलो और रॉफ चीफ था। एंड फिर इसी के साथ में ब्रदर अल्सन को दिखाया जाता है जो कि प्रोफेसर ह्यूबर्ट के साथ भागते हुए कह रहे थे, मुझे यकीन नहीं हो रहा कि मुझे इस फॉरेस्ट के अंदर से कोई भी लाइफ फॉर्म सेंस ही नहीं हो पा रही। तो प्रोफेसर ह्यूबर्ट भी जो कि इर्द गिर्द देखते हुए उस फॉरेस्ट का जायजा कर रहे थे, ऐसी बात नहीं है कि इस फॉरेस्ट ने अपना बायोलॉजिकल फंक्शन खो दिया है, ये बिल्कुल कोई अजीब सा ही फिनोमिना है। प्रोफेसर ह्यूबर्ट और ब्रदर अल्सन भागते हुए ऐसी बातें कर ही रहे होते हैं, लेकिन तभी अचानक से हम देखते हैं कि मास्टर निकोलो उन दोनों को रुकने को बता देता है, हम काफी ज्यादा अंदर आ चुके हैं, तो सभी के सभी थोड़ी देर के लिए रेस्ट कर लो। और फिर हमें थोड़ी देर बाद का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर हम इलो और एरेन को एक जगह पर बैठा हुआ देखते हैं, जिनके पास अचानक से रसल आकर उनका हाल अहवाल पूछ रहा था। तो इलो ने भी उसे चिंता ना करने को बता दिया और फिर रसल के पूछने पर कि तुम्हारी मोम क्या कर रही है। एंड इसी के साथ हम एरेन को देखते हैं जो कि जमीन में बैठकर ध्यान लगा रही थी और ये करते हुए उसकी बॉडी से किसी टाइप की एनर्जी निकल रही होती है। और रसल के सवाल का जवाब देते हुए इलो उसे बताती है ये किसी स्पिरिट के साथ कम्युनिकेट करने की कोशिश कर रही है। आम लफ्जों में बताऊं तो वो स्पिरिट ऑफ फॉरेस्ट के साथ बात करने की कोशिश कर रही है। और हम देखते हैं कि एरेन को ये सब कुछ करते हुए काफी ज्यादा दिक्कत हो रही थी, लेकिन स्पिरिट ऑफ फॉरेस्ट के बारे में सुनकर रसल थोड़ा सा हैरान होकर कहने लगता है, स्पिरिट ऑफ फॉरेस्ट ये कौन सी स्पिरिट है? तो इलो से बताने लगती है, तुम्हें भी इस बारे में पता होगा कि 4 मेन एलिमेंट्स के बजाय भी काफी ज्यादा दूसरी स्पिरिट्स होती हैं। तो रसल बोला, हाँ जैसे कि लाइटनिंग, आइस, लाइट और डार्कनेस स्पिरिट्स। और फिर अचानक से इलो के इर्द गिर्द काफी ज्यादा एनर्जी इकट्ठा होना शुरू हो गई और इसी के साथ साथ इलो रसल को बता रही थी,
स्पिरिट ऑफ फ्रस्ट भी उन्हीं में से एक है, मगर वो किसी नॉर्मल स्पिरिट से थोड़ी सी डिफरेंट होती है। रुको, मैं तुम्हें दिखा ही देती हूँ। जहाँ इलो एक तरफ ये सब कुछ कह रही होती है तो दूसरी तरफ उसके इर्द गिर्द एनर्जी इकट्ठी होकर किसी चीज का शेप रहना शुरू कर देती है। जिस चीज को देखते हुए प्रोफेसर ह्यूबर्ट जो कि रसल के पास ही खड़े होते हैं, वो अचानक से कहने लगे, क्या ये वही है जिसके बारे में मैंने सिर्फ रूमर्स सुने थे? और दूसरी तरफ खड़ा हुआ एलन पेज भी कह रहा था, माय गुडनेस, इस बारे में सोचना कि मैं एक स्पिरिट ऑफ फ्रस्ट को अपनी आंखों से देखूंगा, वाह ये काफी ज्यादा कमाल का है। और इसी के साथ रसल उस चीज को देखते हुए काफी ज्यादा शौक नजर आ रहा था। एंड फिर हमें एक छोटा सा स्पिरिट ऑफ फ्रस्ट दिखाया जाता है, जिसे देखकर एलन पेज और प्रोफेसर ह्यूबर्ट काफी ज्यादा मदहोश हो गए थे। और ये कितना क्यूट है। लेकिन इसी के साथ रसल अपने मन में सोच रहा था, क्या ये मिट्टी से बनाई गई कोई डोल है? और रसल को इस तरह सोचों में गुम देखकर उस स्पिरिट कहने लगती है, सर रसल आप क्या सोच रहे हो? और उस स्पिरिट के मुंह से इलो की आवाज को सुनकर रसल और बेस दोनों ही काफी ज्यादा शौक हो जाते हैं। इलो, ये तो इलो की आवाज है। एंड फिर रसल को छोड़कर वो सभी लोग उस स्पिरिट के साथ खेलने लग जाते हैं। और उन लोगों को देखते हुए रसल अपने मन ही मन में सोच रहा था, इसने एक स्पिरिट के साथ अपनी कॉन्शियसनेस शेयर की है, तो इसका मतलब है कि इस स्पिरिट के पास अपना कोई दिमाग नहीं है। एंड फिर इलो स्पिरिट ऑफ फ्रस्ट के बारे में बताते हुए कहने लगती है, स्पिरिट ऑफ फ्रस्ट दूसरी स्पिरिट से काफी ज्यादा छोटी होती है और काफी ज्यादा डिफरेंट टाइप की स्पिरिट की कॉम्बिनेशन के साथ बनती है। और इस स्पिरिट के पास इसका अपना दिमाग नहीं होता, तो अपनी स्ट्रेंथ को पूरी तरह से यूज करने के लिए इसे थोड़ा सा वक्त की जरूरत होती है। इलो की इन ज्ञान भरी बातों को सुनते हुए रसल अपने मन ही मन में गोलम्स के बारे में सोचते हुए कहने लगता है, जैसी चीजें ये मुझे बता रही है, ये तरीका बिल्कुल मुझे किसी गोलम को कंट्रोल करने की तरह लग रहा है। और ये चीज रसल के लिए एक काइंड ऑफ एनलाइटमेंट थी। एंड हम देखते हैं कि अचानक से वो स्पिरिट खत्म हो गई, जिस पर इलो काफी तरह निराश होकर कहने लगती है, फ्रस्ट की कंडीशन इतनी ज्यादा अच्छी नहीं है, जिसकी वजह से मेरे लिए एक छोटी सी स्पिरिट को भी समन करना काफी तरह मुश्किल हो चुका है। एंड फिर अचानक से हम देखते हैं कि एरिन भी अपने ध्यान से बाहर आ गई, जिस पर इलो भी अपनी मॉम से पूछ रही थी कि आपको कोई रिजल्ट मिले, जिस पर एरिन जो कि काफी तरह निराश और थकी हुई नजर आ रही थी, मैंने काफी ज्यादा कोशिश की लेकिन सभी की सभी स्पिरिट्स डरी हुई हैं। और फिर फ्रस्ट की सेंटर की तरफ देखते हुए कहने लगती है, ये यकीनन फ्रस्ट के सेंटर में जो डार्कनेस है उसी की वजह से इतनी ज्यादा डरी हुई है। एंड फिर इसी के साथ हमें दोबारा से रसल को दिखाया जाता है, जो कि काफी ज्यादा सीरियस होते हुए फ्रस्ट के सेंटर की तरफ देखकर कह रहा था, उस डार्कनेस के नीचे ऐसा क्या है? एंड इसी के साथ हमारा सीन शिफ्ट होता है और हमें उन सभी लोगों को ग्रेट फ्रस्ट के अंदर भागते हुए दिखाया जाता है, जहाँ हम देखते हैं कि ओलिव जो कि आगे की तरफ भागते हुए वाइल्ड मैजिकल स्पेल का इस्तेमाल करके आगे की तरफ बढ़ने का रास्ता बना रही थी। लेकिन जैसे जैसे वो फ्रस्ट के सेंटर तक बढ़ रहे होते हैं तो फ्रस्ट के अंदर मौजूद डार्कनेस काफी ज्यादा गहरी हो रही थी। और इसी बारे में रसल काफी ज्यादा परेशान होकर अपने मन ही मन में सोचते हुए, ये ब्लैक फॉग आहिस्ता आहिस्ता करके काफी ज्यादा थिकर हो रही है और अब पता नहीं कैसे लेकिन मेरे माइंड पर कब्जा करने की कोशिश कर रही है। शुक्र है कि वो 7 कॉर्प्स हमारे साथ नहीं आई, क्योंकि अगर वो हमारे साथ आए होते तो उन्होंने कुछ किए बगैर ही मारे जाना था। रसल अपने मन ही मन में यह सब कुछ सोच रहा था, लेकिन तभी अचानक से ओलिव एक जगह पर रुक गई और हम देखते हैं कि वो सभी के सभी लोग टार्टरस की सील के सामने पहुंच चुके थे, जहाँ उस सील को थामे हुए कीस्टोन काफी ज्यादा बुरी हालत में थे। और उन कीस्टोन्स को देखते हुए व्हाइट टावर मास्टर कहने लगी, ये तो मैजिक सीलिंग के कीस्टोन्स है ना? तो निकोलो बोला, लेकिन ये यहाँ पर क्या कर रहे हैं? सभी के सभी लोग अपनी इन्वेस्टिगेशन स्टार्ट कर दो, क्योंकि नाइटफॉल से पहले हमें दोबारा से फोर्ट्रेस में पहुंचना होगा। येलो टावर मास्टर सभी लोगों को ये सब कुछ सिखा ही रहा था, लेकिन तभी अचानक से टार्टरस की सील के अंदर से काफी ज्यादा मर्डरस इंटेंट निकला, जिस चीज को फील करके सभी लोग कहने लगते हैं, जो पावरफुल और ट्रमेंडस और किसकी थी? जिस पर मास्टर निकोलो नीचे की तरफ बैठते हुए कुछ मुआयना करते हुए कह रहे थे, मुझे लगता है कि ये ट्रमेंडस हो रहा इसी डार्कनेस से निकले थी। फिर इसी के साथ मास्टर निकोलो ने उस मोस्टर की प्रेजेंस को सेंस किया और सिर्फ उस मोस्टर की प्रेजेंस की वजह से मास्टर निकोलो के पसीने छूट जाते हैं और सभी लोगों को वहाँ से भागने को बता दिया। लेकिन फिर इसी के साथ हमें उस टार्टरस की सील में से किसी के बहुत बड़े हाथ को निकलते हुए दिखाया जाता है और वो सिंगल हाथ ही ग्रेट फ्रस्ट के अंदर मौजूद बहुत बड़े बड़े दरख्तों के बराबर था। और हम देखते हैं कि उस टार्टरस की सील में से पिछले कुछ चैप्टर्स में जो मोस्टर दिखाया जा रहा था वही निकलना शुरू हो जाता है, जिस इतने बड़े मोस्टर को बाहर निकलते हुए देखकर ड्वार्फ चीफ काफी तरह डर कर कहने लगता है, ये कैसे पॉसिबल है? एंड इसी के साथ उसके साथ खड़ी हुई ओलिव भी कह रही थी, क्या एक माउंटेन फट रहा है? लेकिन हम रसल को देखते हैं जिसके भी उस मोस्टर को देखकर पसीने छूट गए होते हैं और उस मोस्टर को देखकर कह रहा था, ये कोई माउंटेन नहीं है, ये एक लिविंग बीइंग है। और फिर दोबारा से येलो टावर मास्टर को दिखाया जाता है, जो कि उस मोस्टर को देखकर कह रहे थे, ये तो हेकांटोकरस है और मैंने कभी भी एक्सपेक्ट नहीं किया था कि मैं किसी टाइटन के मंशन को यहाँ पर देख सकूंगा। जिस पर उसके साथ ही खड़ी हुई व्हाइट टावर मास्टर जो कि बिल्कुल ही चिल नजर आ रही थी, टाइटन यानी कि फॉरगॉटन एरा से, है ना? तो येलो टावर मास्टर से बताने लगता है, हाँ सही समझी, हेकांटोकरस की रेस
पूरी की पूरी दुनिया पर राज करना चाहती थी। और मैंने सुना है कि उस वक्त ड्रैगन ने किसी सर्टेन लीग से पावर हासिल की और उन सभी के सभी हेकेंटाकोरस को ठिकाने लगा दिया, जो कि इस दुनिया पर राज करने की ख्वाहिश रखते थे। और फिर इलो और उसकी मोम को दिखाया जाता है, जहाँ पे उसकी मोम ने उस मॉन्स्टर को देखते हुए इलो को अपने साथ लगा लिया था। लेकिन उस मॉन्स्टर को देखते हुए इलो कह रही होती है, तो इसका मतलब है कि गाया जिस चीज को छुपाना चाह रही थी वो ये है। पारेन भी चलाते हुए सबको बताने लगती है, हाँ तो इसका मतलब है कि ग्रेफस मॉन्स्टर के लिए कोई प्रिजन है। और मैंने कभी इमेजिन भी नहीं किया था कि कुछ ऐसी चीज इस जगह पर सील हुई होगी। और फिर दोबारा से मास्टर निकोलो को देखते हैं, जो कि काफी ज्यादा परेशान होकर कह रहे थे, ये एक ऐसी तबाही है जो कि सभी के सभी लिविंग थिंग्स को डिवोर कर सकता है। अगर इस जैसा कोई यहाँ से एस्केप कर गया तो पूरी की पूरी दुनिया खतरे में पड़ जाएगी। एंड इसी के साथ हम देखते हैं कि उस हेकेंटाकोरस ने एक जोरदार चीख लगाई, जिसकी वजह से उसकी बॉडी के अंदर से काफी ज्यादा एनर्जी निकल जाती है। और सिर्फ उसके चिल्लाने ही की वजह से उन सभी लोगों को काफी ज्यादा दिक्कत हो रही थी। और देखते ही देखते सिर्फ उसके चिल्लाने ही की वजह से आसपास के दरख्त टूटकर बिखरने लगे। और फिर इलो को दिखाया जाता है, जो कि उस रोड के बैकलैश को ब्लॉक करते हुए कह रही थी, मगर मुझे इसकी आवाज से काफी ज्यादा एंगर महसूस हो रहा है। तो एरिन बोली, ये सिर्फ एंगर नहीं है बल्कि हर लिविंग थिंग के खिलाफ किलिंग इंटेंट भी है। और उस मॉन्स्टर को काफी ज्यादा ताकतवर देखकर असल चिल्लाते हुए सबको कहने लगता है, हमें इसे यहाँ पर रोकना होगा, क्योंकि अगर हम यहाँ पर फेल होते हैं तो हमारे लव्ड वंस खतरे में आ जाएंगे। एंड फिर इसी के साथ हमें उन लोगों के काफी ज्यादा दूर किसी अनजान से पर्सन को दिखाया जाता है, जो कि ये सारा का सारा ड्रामा देख रहा था। इनक्रेडिबल। लेकिन मुझे अपनी इमेजिनेशन पर काफी ज्यादा शर्म आ रही है इस बारे में सोचना कि ये एक टाइटन की बजाय एक हेकेंटाकोरस है। लेकिन फिर भी हमारे गॉड्स दोबारा से वापस आ रहे हैं और हम देखते हैं कि ये सब कुछ कहने वाला एक कल्ट मेंबर होता है, क्योंकि काफी ज्यादा गंदे तरीके से हमसे वे कह रहा था। ये काफी ज्यादा खूबसूरत था, मुझे काफी ज्यादा मजा आ रहा है। लेकिन तभी अचानक से उसके पीछे से कोई पोर्टल का इस्तेमाल करते हुए आकर कहने लगता है, हाँ तो हमारे ख्वाब सच हो रहे हैं, ये काफी ज्यादा अच्छा है। और शायद तुम लोगों को याद होगा, ये पर्सन कोई और नहीं बल्कि सीजन 1 वाला वही टेलीपोर्ट यूजर है। जिस पर्सन को देखते हुए वो कार्ड मेंबर कहता है, चरोन तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो? तो चरोन कहता है, मैं ये जानकर काफी ज्यादा निराश हूँ कि तुम्हें मुझे यहाँ पर देखकर खुशी नहीं हुई, लेकिन मैं तुम्हारे लिए एक तोहफा लाया हूँ। एंड इसी के साथ हम देखते हैं कि चरोन अपने साथ एक कोफिन लाया होता है। एंड फिर हम देखते हैं कि चरोन उस कोफिन को खोल देता है, जिसे देखते हुए वो कल्टिस्ट अपने चेहरे पर एक क्रीपी स्माइल लाता हुए कहने लगता है, ये तो वही है। जिस पर चरोन उसे बताता है कि हाँ ये मैजिक सीलिंग के कीस्टोन्स हैं, लेकिन टार्टरस की सील में जो कीस्टोन्स इस्तेमाल किए गए थे उन कीस्टोन से बिल्कुल ही अलग लेवल पर हैं। और ये चीज सिर्फ और सिर्फ सुप्रीम 1 की वजह से ही हो पाई है। लेकिन ये सुप्रीम 1 है कौन? ये मांगा सच में काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग होती जा रही है। एंड फिर हमें उस कीस्टोन की एक झलक भी दिखाई जाती है। लेकिन फिर से चरोन कह रहा था, इस बात को छोड़ो, वैसे क्या तुम्हें पता है कि तुम किसकी सील रिलीज कर रहे हो? तो वो कल्टिस्ट उसे बताता है कि हाँ उसे पता है कि वो एक हेकेंटाकोरस की सील रिमूव कर रहा है। और उस कल्टिस्ट के इस बात को सुनते हुए चरोन से कहने लगता है, आई गेस तुम्हें इसके बारे में बिल्कुल नहीं पता। उस हेकेंटाकोरस का नाम है ब्रियाडोस, जो कि हेकेंटाकोरस रेस का एक बहुत ही ज्यादा जाना माना जनरल था, जिसने कि एक बार कोर्स को भी पीछे हटने पर मजबूर कर दिया था। तो इसका मतलब है कि उस फायर बेस का अप्रेंटिस काफी ज्यादा मुश्किल में पड़ने वाला है। उस कल्टिस्ट को ये बताने के बाद चरोन एक पोर्टल का इस्तेमाल करते हुए वहां से जाने लगता है, जिस पर उसका साथी कहता है, मैं उस बीच को उसके अप्रेंटिस की डेथ के बारे में बता दूंगा। जिस पर चरोन हंसते हुए कहकर जाता है कि मुझे इस चीज का इंतजार रहेगा, लेकिन इस चीज को दिमाग में बिठा लो कि अगर तुम इस मिशन में फेल होते हो तो अल्टीमेटली तुम मारे जाओगे। और उसको ये धमकी देने के बाद फाइनली चरोन वहां से चला जाता है। एंड फिर दोबारा से हमें हेकेंटाकोरस और रसल लोगों की फाइट की तरफ लाया जाता है, जहां इस बार उस हेकेंटाकोरस ने अपनी सील को रिमूव कर लिया था और उसकी पूरी की पूरी बॉडी उस डोमिनेशन शेल में से बाहर आ जाती है। लेकिन इसी के साथ कोई बंदा उन सभी लोगों को इनकरेज कर रहा होता है, डरने की जरूरत नहीं है, क्योंकि इस मॉन्स्टर की अभी अभी सील रिमूव हुई है तो ये काफी ज्यादा कमजोर होगा, सो हमें पूरी की पूरी जान लगाकर इसे यहाँ पर रोकना होगा। एंड फिर इसी के साथ हम वाइटा में मास्टर को देखते हैं, जो कि अपने एक मैजिक स्पेल को कास्ट करते हुए एक बहुत बड़े भवंडर को क्रिएट कर लेती हैं, जिस भवंडर ने उस हेकेंटाकोरस के एक हाथ को जकड़ लिया। और फिर रसल को दिखाया जाता है, जिसने कि अचानक से मास्टर निकोलो की आवाज सुनी, रसल क्या तुम मुझे सुन सकते हो? जिस पर रसल, जो कि काफी ज्यादा परेशान नजर आ रहा था, वो निकोलो को रिप्लाई करता है। लेकिन इन दोनों के दरमियान क्या कन्वर्सेशन होती है उस बारे में हमें नहीं बताया जाता। एंड फिर इसी के साथ हमें उस हेकेंटाकोरस को दिखाया जाता है, जिसने की काफी ज्यादा आसानी से व्हाइट आवर मास्टर के उस मेडिकल स्पेल को तोड़ दिया, जिस पर व्हाइट आवर मास्टर भी काफी ज्यादा हैरान हो
जाती हैं। लेकिन इसी के साथ उस हैकांटोकोरस ने उस पर हमला भी कर दिया था, जिसकी वजह से व्हाइट आर्मर मास्टर जमीन पर जा गिरे, जिसके पास काफी ज्यादा देरी से ओलिव आते हुए उसका हाल अहवाल पूछ रही थी। व्हाइट आर्मर मास्टर, आप ठीक हैं? तो व्हाइट आर्मर मास्टर ने उसे चिंता ना करने को बताया, और क्योंकि मुझे इसका नाम नहीं याद इसलिए मैं इसे व्हाइट आर्मर मास्टर कह रहा हूँ, तो अगर किसी को पता है तो प्लीज मुझे बता दो। खैर व्हाइट आर्मर मास्टर अपने मन ही मन में सोच रही थी, मुझे पता है कि ये एक मिथिकल बीइंग है, लेकिन मुझे लगा था कि वो अटैक इस पर वर्क करेगा। एंड फिर इसी के साथ मास्टर निकोलो को दिखाया गया जो कि अपने अर्थ बाइंडिंग का इस्तेमाल कर रहे थे, और उन सभी लोगों से देर के ये माफी मांगते हुए एक मेडिकल स्पेल कास्ट करने लगते हैं, जिसकी वजह से उस हैकांटोकोरस के नीचे की जमीन टूट गई, जिस पर थोड़ी देर के लिए उस मॉन्स्टर की मूवमेंट पर रिस्ट्रिक्शन लग जाता है। और फिर इसी के साथ मास्टर निकोलो काफी ज्यादा जोर से चिल्लाते हुए सभी को कह रहे थे, एवरीवन यही टाइम है, अपनी पूरी ताकत लगा दो। एंड फिर इसी के साथ सभी लोगों को दिखाया जाता है जो कि उस मॉन्स्टर के ऊपर अपनी एनर्जी बीम फायर कर रहे थे, जिसकी वजह से उस मॉन्स्टर की बॉडी पर जोर जोर से धमाके होने लगते हैं, और उन लोगों के इस अटैक की वजह से वो मॉन्स्टर थोड़ा सा कमजोर हो गया। और फिर इसी के साथ हमें नीचे की तरफ जंगल में बैठे हुए इलोरोस की मदर को दिखाया जाता है, जो कि अपनी पूरी जान लगाकर स्पिरिट ऑफ रेस्ट को समन कर रही थी, और कहती है अराइज। और इस वर्ड को सुनकर तुम्हें किसी की याद तो आई होगी, क्योंकि जिस चीज से सोलो लर्निंग देखा है तो उसे पता होगा कि सिर्फ इसी वर्ड को सुनकर बहुत सारे लोगों की फट जाती है, और अगर तुम्हें इस बारे में नहीं पता तो तुम्हें कुछ नहीं पता। खैर हम देखते हैं कि अचानक से जमीन में से बेलें निकलना शुरू हो गयी, और देखते देखते वो काफी ज्यादा हो जाती हैं, और एक मौके पर आकर एक बहुत बड़ा गोलम बन जाती हैं, जो गोलम कोई और नहीं बल्कि स्पिरिट ऑफ रेस्ट होता है। और फिर हम देखते हैं कि स्पिरिट ऑफ रेस्ट और उस हैकांटोकोरस के दरमियान आर्म रेसलिंग स्टार्ट हो जाती है, जिन्हें देखते हुए ड्वार्फ चीफ कह रहा था, ऑसम, अब मुझे लगता है कि हम इनके खिलाफ जीत सकते हैं। तो व्हाइट आर्मर मास्टर जो कि उसी के साथ खड़ी हो गई हैं, उसे बताती हैं नहीं, ये चीज इसे हराने के लिए काफी नहीं है। और इसी के साथ हमें दिखाया जाता है कि होता भी यही है, क्योंकि उस हैकांटोकोरस के काफी ज्यादा हाथ होते हैं, तो वो अपने सभी के सभी हाथों का इस्तेमाल करते हुए वो स्पिरिट ऑफ रेस्ट को चकनाचूर कर देता है, और इस बार वो हैकांटोकोरस बोल भी पड़ता है, तुम जैसे कचरे मेरे रास्ते में आने की जरूरत कैसे कर सकते हो। और ये कहते हुए वो हैकांटोकोरस जोरदार चीख लगाता है, और क्योंकि इलोरोस की मदर स्पिरिट ऑफ रेस्ट को मेंटेन करने में मसरूफ थी, तो इस चीज की वजह से उन दोनों पर काफी ज्यादा बुरा असर पड़ा था। एंड फिर इसी के साथ हम ब्रदर एल्सन को देखते हैं जो कि अपने कानों पर हाथ रखकर कह रहे होते हैं, ये बास्टर्ड तो बोल भी सकता है। और क्योंकि इलोरोस की मदर पर उस हैकांटोकोरस की चीख का काफी ज्यादा बुरा असर पड़ा था, तो वो स्पिरिट ऑफ वाइट भी अपने आप को मेंटेन नहीं रख पाता, और फिर से वो हैकांटोकोरस कह रहा था, वर्मिन, मैं तुझे आज चासा करके और तेरे टुकड़े टुकड़े करके खा जाऊंगा। और उस मॉन्स्टर को अपने आप में ही इस तरह बातें करते हुए देखकर मास्टर निकोलो मुस्कुराते हुए कहने लगते हैं, हे, तुम्हें नहीं लगता कि तुम कुछ भूल रहे हो? और मास्टर निकोलो ने ये बात क्यों कही, इस बारे में हमें पता चलता है उस हैकांटोकोरस के पीछे खड़े हुए रसल को देखकर, जिसने कि अपना बहुत ही ज्यादा ताकतवर मैजिक स्पेल तैयार किया हुआ था। और मास्टर निकोलो ने रसल को माइंड टू माइंड यही कहा होता है, रसल, हम तुम्हारे लिए टाइम बाय करते हैं, उस टाइम को लेते हुए इस हैकांटोकोरस को हराने के लिए एक बहुत ही ज्यादा ताकतवर स्पेल तैयार करो। और प्रेजेंट टाइम में हम देखते हैं कि रसल उस मैजिक स्पेल का इस्तेमाल करते हुए उस हैकांटोकोरस पर हमला करने के लिए बिल्कुल तैयार होता है। और जैसे ही उस हैकांटोकोरस की नजर रसल पर पड़ी तो हैरान होकर बोला, ब्लैक हेयर। लेकिन रसल जो कि अपनी अपग्रेडेड क्लाउडी रिंग का इस्तेमाल कर रहा था, लाइटनिंग हैमर का एक अपग्रेडेड वेरिएंट लाइटनिंग वोर्टेक्स का इस्तेमाल करते हुए जोरदार बिजली के हमले से उस हैकांटोकोरस पर हमला कर देता है। और रसल के इस अटैक का इम्पैक्ट भी काफी ज्यादा था, और रसल के उस अटैक के इम्पैक्ट को देखते हुए मास्टर निकोलो मुस्कुराते हुए अपने मन ही मन में कहने लगते हैं, इस बारे में सोचना कि ये बच्चा अभी सिर्फ अपने मिड 20s में है और कुछ ही अरसे पहले 6 सर्कल पर ब्रेक थ्रू किया है, लेकिन फिर भी इतना ज्यादा ताकतवर है। रसल, तुम सच में तारीफ के लायक हो। और व्हाइट आर्मर मास्टर भी जो कि ज्यादातर सीरियस रहती है, उसके चेहरे पर भी एक स्माइल आ गई, तो इसी वजह से प्लेन टावर मास्टर इसे इतना ज्यादा फेवर करती हैं। और फिर से रसल को दिखाया जाता है जो कि अपने ही अटैक के इम्पैक्ट को देखते हुए अपने मन ही मन में कह रहा था, ये अटैक तो काफी ज्यादा तगड़ा था, लेकिन इसमें मेरी काफी ज्यादा मना ड्रेन हो गई। और हमें रसल को दिखाया भी जाता है जिसकी हालत सच में काफी ज्यादा पतली हो गई होती है, और इसी के साथ साथ जोर जोर से हाँफते हुए अपने मन ही मन में कह रहा था। और क्योंकि इस मैजिक की पावर काफी ज्यादा थी, तो यकीनन उस मॉन्स्टर का काम तो तमाम हो गया होगा, क्योंकि वो अटैक डायरेक्टली उसकी बॉडी पर लैंड किया था। लेकिन तभी अचानक से वो किसी चीज को देखकर काफी ज्यादा हैरान हो गया, और हम देखते हैं कि वो हैकांटोकोरस रसल के उस बहुत ही ज्यादा ताकतवर मैजिकल स्पेल को भी छेड़ गया होता है। लेकिन इसी के साथ उस अटैक ने उसकी बॉडी पर एक बहुत बड़ा कट भी छोड़ दिया था, लेकिन वो हैकांटोकोरस अभी पूरी तरह से डिफीट नहीं हुआ होता। एंड फिर इसी के साथ में पीछे की तरफ खड़े हुए ब्रदर एल्सन और प्रोफेसर ह्यूबर को दिखाया जाता है, जहाँ पर अचानक से प्रोफेसर बोलने लगे, मुझे यकीन नहीं आ रहा कि यह हैकांटोकोरस रसल के इतने ज्यादा ताकतवर अटैक को छेड़ गया। तो ब्रदर एल्सन कहता है, हाँ
इसकी बॉडी की टफनेस मेरी इमेजिनेशन से भी परे है। और मास्टर निकोलो भी अपने मन ही मन में सोच रहे होते हैं मगर रसल का सिर्फ यही अटैक इस मॉन्स्टर पर वर्क किया है और सिर्फ हमने इसके लिए थोड़ा सा टाइम बाय किया, तो इसलिए मैं ये नहीं सोच रहा था कि रसल सिर्फ एक ही अटैक में इसे हरा सकता है। मगर इसी के साथ मैंने ये भी नहीं सोचा था कि रसल का ये अटैक इसको इतना थोड़ा डैमेज देगा। और फिर दोबारा से रसल की तरफ लाया जाता है जहाँ क्योंकि रसल ने अपनी काफी ज्यादा माना खर्च कर ली थी, तो इसलिए रसल काफी ज्यादा वीक हो गया होता है। और रसल को देखते हुए वो हकांडाकोरस भी कह रहा था देख यार, और एक ऐसा मैजिक जिसके अंदर पावर्स ऑफ ड्रैगन है किम ह्यून सॉन्ग से कैसे रिलेटेड हो। तो अभी तक हमने इस हकांडाकोरस के मुंह से दो न्यू वर्ड्स सुन लिए हैं, एक तो वर्मिन और दूसरा ये किम ह्यून सॉन्ग। जो दोनों आइडेंटिटीज कौन है इसके बारे में हमें अभी तक नहीं पता, लेकिन शायद फ्यूचर में हमें इसके बारे में पता चल सकता है। और उस हकांडाकोरस के मुंह से इस नाम को सुनकर रसल काफी ज्यादा हैरान होकर अपने मन में कहने लगा किम ह्यून सॉन्ग ये क्या चीज है, किसी टाइप का आर्टिफैक्ट? मगर हम उस हकांडाकोरस को देखते हैं जो कि अपने फेस के अंदर पावर इकट्ठी करते हुए कह रहा था वेल यह चीज मैटर नहीं करती, मगर तुमने मुझे कुछ ऐसा याद दिला दिया है जैसे कि मैं याद करना नहीं चाहता था। और ये कहते हुए कि मरने के लिए तैयार हो जा मास्टर अपनी फिस्ट के अंदर पावर इकट्ठी करता है और रसल पर हमला कर देता है। और क्योंकि वो अटैक करने की वजह से रसल काफी ज्यादा कमजोर हो चुका था, तो वो उस हकांडाकोरस की अटैक को ब्लॉक या फिर डॉज नहीं कर सकता था, जिस पर हम देखते हैं कि प्रोफेसर ह्यूबर्ट और ब्रदर एल्सन काफी ज्यादा देर से रसल को प्रोटेक्ट करने के लिए उसके पास पड़ने लगे। रसल वहाँ से साइड पर हट जाओ। लेकिन हम रसल को देखते हैं जो कि काफी ज्यादा हैरान हो गया होता है और वो अटैक रसल को हिट हुआ है या फिर नहीं वो हमें पता नहीं लगता, लेकिन हमें उन सभी लोगों को उस हकांडाकोरस से फाइट करते हुए दिखाया जाता है, जहाँ उन सभी लोगों को देखते हुए रसल अपने मन ही मन में कहने लगता है सर यार वो क्या कर रहे हैं, मैं कुछ भी आसानी से नहीं सुन पा रहा। और फिर इसी के साथ हम देखते हैं कि रसल के मुंह से ब्लीडिंग हो रही थी, जिससे देखते हुए रसल अभी भी अपने मन ही मन में कह रहा था मुझे काफी ज्यादा इंटरनल इंजरीज हुई हैं, अगर वो अटैक सीधा सीधा मुझे हिट हुआ होता तो मैंने उसी वक्त मारे जाना था। एंड इसी के साथ हम वहाँ ब्रदर एल्सन की आवाज को सुनते हैं रसल क्या तुम ठीक हो? और रसल यहाँ पर इसलिए बचा होता है क्योंकि एन मौके पर ब्रदर एल्सन रसल के सामने आ गए थे। एंड फिर इसी के साथ हम ब्रदर एल्सन को देते हैं जो कि काफी ज्यादा फटी पुरानी हालत में था, और क्योंकि इन दोनों ने ये अटैक इकट्ठे झेला होता है तो इसी वजह से इन दोनों की जान बच जाती है। लेकिन ब्रदर एल्सन जो कि रसल के सामने आ गए थे वो खास तौर पे कहने लगते हैं ये मॉन्स्टर सच में काफी ही स्ट्रॉन्ग है, जिसने कि तकरीबन हम दोनों की हालत काफी ज्यादा पतली कर दी है। लेकिन तभी अचानक से वहाँ पर ड्वार्फ चीफ आने लगा, तुम दोनों ठीक तो हो ना? जिस पर रसल के लाते हुए कहने लगता है आइए जल्दी से हमारी मदद करो, एल्सन काफी ज्यादा बुरी तरीके से इंजर्ड है। और हम देखते हैं कि ड्वार्फ चीफ एल्सन के पास बैठकर उसे कह रहे होते हैं ये सच में काफी ज्यादा बुरी कंडीशन में है, ऐसा लगता है कि इसकी रिब्स की हड्डियां टूट चुकी हैं। मगर हम देखते हैं कि एल्सन के चेहरे पर एक सेटिस्फाइंग स्माइल थी, क्योंकि जिसने भी ये सीरीज पूरी देखी है तो उसे पता होगा कि एल्सन के पास में क्या हुआ था। खैर एक रिमाइंडर दे देता हूँ कि एल्सन के सामने इसके सभी के सभी साथी मारे गए थे और उस वक्त ये कुछ नहीं कर पाया था, लेकिन क्योंकि ये इस वक्त रसल को बचाने में कामयाब हो चुका है तो इसलिए एल्सन के चेहरे पर एक सेटिस्फाइंग स्माइल है। और फिर हम देखते हैं कि अचानक से रसल को दोबारा से निकोलो की आवाज आने लगी सर रसल क्या आप ठीक हैं? तो रसल उसे बताता है कि हाँ वो ठीक है। तो निकोलो जो कि इस वक्त उसे हकांडाकोरस से फाइट कर रहा था दैट्स अ रिलीफ, लेकिन क्या तुम इस वक्त उसी सेम मैजिक को इस्तेमाल कर सकते हो, क्योंकि अगर हम उसके पावर पर दोबारा से हमला करें तो शायद हम इसे हरा सकते हैं। मास्टर निकोलो की इन बातों को सुनते हुए रसल अपने मन ही मन में कहने लगता है अगर मुझे ये अटैक ना लगा होता तो शायद मैं उस अटैक को दोबारा कर सकता था, लेकिन इस कंडीशन में रहते हुए मैं उस लाइटनिंग वोर्टेक्स को कंट्रोल नहीं कर पाऊंगा। अपने मन में ये सोचते हुए रसल थोड़ा सा मायूस हो जाता है, लेकिन फिर अचानक से पुरजोश होकर कहने लगा क्या मैं कोई दूसरा स्पेल यूज कर सकता हूँ जो अटैक इस मॉन्स्टर को हराने में कामयाब होगा? और रसल की इस बात को सुनकर मास्टर निकोलो उस मॉन्स्टर के साथ फाइट करते करते कहने लगते हैं कोई दूसरा स्पेल? तो रसल कहता है हाँ लेकिन मुझे कुछ टाइम की जरूरत है, तकरीबन 15 मिनट। तो इसी के साथ मास्टर निकोलो ने सभी के सभी लोगों को कह दिया हमें सर रसल के लिए टाइम बाय करना होगा, और वो मॉन्स्टर रसल को कुछ भी ना कर पाए, जिस पर वो सभी के सभी लोग ये काम करने के लिए तैयार हो गए। और फिर हमें रसल को दिखाया जाता है जो कि उस मॉन्स्टर से थोड़ा सा दूर खड़ा हुआ अपने मन ही मन में कह रहा था ब्रदर एल्सन सिर्फ मुझे ही बचाते बचाते इतनी ज्यादा बुरी तरीके से इंजर्ड हुए हैं तो मुझे उनका इससे बदला लेना होगा। और इसी के साथ हम देखते हैं कि रसल ने पार्शियल मैग्निफिकेशन ऑन कर ली, जिसकी वजह से उसके पिछले अटैक में जो माना खर्च हो गई थी वो दोबारा से रिकवर हो जाती है। और फिर रसल ब्रह्मास्त्र को समन करने के लिए एक मैजिक स्पेल कास्ट करना शुरू कर देता है, और रसल का ब्रह्मास्त्र को समन करना स्टार्ट करना ही था उस हकांडाकोरस की नजर भी रसल पर पड़ जाती है। और फिर रसल को गाली देते हुए कह रहा था ये कमीना यकीनन उसे किम ह्यून सॉन्ग और उस विज़र्ड बिच का बच्चा होगा। ये कहते हुए उसने एक जोरदार चीख लगाते हुए अपने पैरों में पावर इकट्ठी की और काफी ज्यादा देरी से ये कहते हुए मैं
मैं तुम्हारे टुकड़े टुकड़े कर दूंगा। रसल को मारने के लिए उसकी तरफ छलांग लगाता है, लेकिन तभी हमें व्हाइट टावर मास्टर की आवाज सुनाई देती है, नहीं तुम उसके करीब नहीं जा सकते। और हम देखते हैं कि व्हाइट टावर मास्टर के एक वाइंड स्पेल ने उस हकांडाकोरस के पैर को जकड़ लिया। इस चीज का होना ही था, व्हाइट टावर मास्टर ने सभी के सभी लोगों को उस पर अटैक करने को बता दिया, जिस पर उन सभी लोगों ने भी यही किया और अपने मुख्तलिफ मैजिकल स्पेल्स का इस्तेमाल करते हुए उस हकांडाकोरस पर हमला करने लगते हैं। और फिर दोबारा से मास्टर निकोलो को दिखाया जाता है जो कि उस मॉन्स्टर पर हमला करते हुए कह रहे थे, हमें सर रसल को हर कीमत पर प्रोटेक्ट करना होगा, तो इस डीमन को यहाँ पर रोकने के लिए अपनी पूरी की पूरी जान लगा दो। और वो सभी लोग उस मॉन्स्टर को वहाँ पर रोकने के लिए थोड़ा सा कामयाब भी हो चुके थे। और फिर हम एलन पेज को देखते हैं जो कि अपने फोर्स स्टॉप मैजिक का इस्तेमाल कर रहा था, और फिर इलो और उसकी मदर को जो कि फिर से स्पिरिट ऑफ फॉरेस्ट को समन कर रही थी। और हम देखते हैं कि वो ये काम करने में कामयाब भी हो जाते हैं और जमीन से काफी ज्यादा बड़ी बड़ी बेलें निकलकर उस मॉन्स्टर को जकड़ना शुरू कर देती हैं। और इतनी ज्यादा देर से फाइट करने की वजह से मास्टर निकोलो की हालत भी काफी ज्यादा खराब हो चुकी थी। और इसी के साथ अपने मन ही मन में कह रहे होते हैं, सभी अपनी अपनी लिमिट्स पर पहुंच चुके हैं, लेकिन अभी भी 15 मिनट पूरे होने में थोड़ा सा टाइम बचा हुआ है। और फिर हम उस हकांडाकोरस को देखते हैं जो कि इस वक्त काफी ज्यादा गुस्सा हो गया होता है, तुम सब बास्टर्ड्स मेरे रास्ते से हट जाओ। और हम देखते हैं कि उस हकांडाकोरस ने रसल की उस अटैक की वजह से दिया गया उसकी बॉडी पर एक बहुत बड़ा डैमेज भी रिकवर कर लिया था, और अपने हाथ में उस ब्लैक मैना को इकट्ठे करने के बाद उसे रसल की तरफ शूट कर देता है। लेकिन दूसरी तरफ अपनी तरफ बढ़ते हुए खतरे से बिल्कुल अनजान रसल उस मैजिक स्पेल को कास्ट कर रहा था, जिसकी वजह से रसल के सामने फ्लेम ड्रैगन की तरफ से दिया गया ब्रह्मास्त्र समन हो रहा था। और उस अटैक को रसल की तरफ बढ़ता हुआ देखकर मास्टर निकोलो काफी ज्यादा परेशान होकर नहीं, और एलन पेज भी जोर से रसल का नाम पुकारता है। एंड इसी के साथ हम मीलू को भी देखते हैं जो कि इस मनासिर को देखकर कि कुछ ही देर में रसल मरने वाला है, अपनी आंखों में आंसू लाते हुए जोर से रसल को पुकार रही थी। और फिर अपने पुरानी सभी की सभी मेमोरीज को याद करते हुए अपने मन ही मन में कहने लगी, इसने हमेशा मुझे प्रोटेक्ट किया है, तो इस बार मेरा कर्तव्य बनता है कि मुझे इसकी प्रोटेक्शन करनी होगी। आखिर उस अटैक को रोकने के लिए मुझे अपना सब कुछ देना भी पड़े तो मैं देने के लिए तैयार हूँ। ईलो अपने मन में ये सब कुछ सोचते सोचते रोने लग जाती है, और फिर रसल की तरफ बढ़ते हुए उस अटैक की तरफ अपना हाथ बढ़ाते हुए फिर से अपने मन ही मन में कहने लगी, कोई एनिमल प्लीज मुझे कोई ताकत दे। और तभी हम देखते हैं कि कुछ अजीब सा होता है, वो अटैक रसल की तरफ बढ़ते बढ़ते अचानक से थम गया, और सिर्फ वो अटैक ही नहीं बल्कि वहाँ पर मौजूद सभी की सभी चीजें रुक जाती हैं सवाए ईलो के, जो कि इस चीज को देखकर काफी ज्यादा हैरान होकर कह रही थी, टाइम रुक गया। और तभी जैसे हमें वहाँ पर सिल्वर ड्रैगन को आते हुए दिखाया जाता है, जो वहाँ पर आते हुए कहती है, तुम उस ताकत को ऑलरेडी पोजेस करती हो, लेकिन तुम्हें उन्हें यूज करने के बारे में नहीं पता। लेकिन सिल्वर ड्रैगन को अपने ह्यूमन फॉर्म में देखकर ईलो काफी ज्यादा हैरान होकर उससे पूछने लगती है, तुम कौन हो और तुम ये क्या बातें कर रही हो। लेकिन सिल्वर ड्रैगन उसे बता रही होती है, तुम ऑलरेडी जानती हो कि किस तरह की ताकत तुम पोजेस करती हो, और एक ड्रैगन की पावर को कम्प्लीटली तुम्हारा बनाने के लिए तुम्हें सिंपली अपनी किस्मत को एक्सेप्ट करना होगा। हम देखते हैं कि सिल्वर ड्रैगन बिल्कुल ही ईलो की तरह लग रही होती है, लेकिन अभी भी ईलो को कह रही होती है, अगर तुम एक एल्फ और एक ड्रैगन दोनों की तरह जिंदगी गुजारना चाहती हो तो तुम जैसी जिंदगी अब तक जीती आई हो उस तरह की जिंदगी तुम्हें नसीब नहीं होगी। एंड सिल्वर ड्रैगन की इन बातों को सुनकर, जो कि ऑब्वियसली ईलो की एंसेस्टर है, ईलो के जहन में एक बात आई, मेरी किस्मत। और फिर काफी ज्यादा पुरजोश होकर सिल्वर ड्रैगन को कहने लगी, मैं इस पावर को एक्सेप्ट करती हूँ और मुझे पता है कि तुमने भी यही डिसीजन लिया होगा। और फिर अचानक से सिल्वर ड्रैगन की बॉडी चमकने लगी और एट द एंड कहकर जाती है रसल। और फिर टाइम दोबारा से स्टार्ट हो गया, जहाँ हम प्रोफेसर ह्यूबर्ट को देखते हैं जो भी काफी ज्यादा डर चुके होते हैं और जोर से रसल का नाम पुकारते हैं। लेकिन रसल चूंकि ब्रह्मास्त्र को समन कर रहा था तो वो उस अटैक को डोज नहीं कर सकता था। तो फिर नेक्स्ट सीन में वहाँ पर एक बहुत बड़ा धमाका हो गया, लेकिन फिर हमें उस हकांडाकोरस को काफी तरह शौक होते हुए दिखाया जाता है, और हम देखते हैं कि रसल के सामने ईलो अपने ड्रैगन फॉर्म में आ चुकी होती है और उस हकांडाकोरस के उस अटैक को अपनी बॉडी पर झेल लेती है। एक ड्रैगन को वहाँ पर देखकर मास्टर निकोलो और व्हाइट टावर मास्टर दोनों ही काफी ज्यादा हैरान हो गए। एंड इसी के साथ व्हाइट टावर मास्टर कह रही थी, तकरीबन 7 सेंचुरीज पहले एक ड्रैगन को देखा गया था और मुझे यकीन नहीं आ रहा कि मैं अपने सामने अभी इसी वक्त एक ड्रैगन देख रही हूँ। और फिर हम रेन को देखते हैं, जिसे पता होता है वो ड्रैगन कोई और नहीं बल्कि उसी की बेटी ईलो है। ऑब्वियसली ईलो की मॉम ईलो के लिए काफी ज्यादा परेशान हो जाती हैं। एंड फिर से हम उसी हकांडाकोरस को देखते हैं जो कि ईलो को गाली देते हुए अगेन उसी अटैक का इस्तेमाल करते हुए ईलो पर हमला करते हुए कह रहा था, मेरे रास्ते से हट जा छिपकली। और मुझे लगता है कि इस वक्त रसल के सामने बॉडी तो ईलो की ही है जो कि अपने ड्रैगन फॉर्म में आ चुकी है, लेकिन शायद कॉन्शियसनेस सिल्वर ड्रैगन की है, क्योंकि उस हकांडाकोरस के उस अटैक को अपनी तरफ बढ़ता हुआ देखकर सिल्वर ड्रैगन कहने लगी, हजारों साल बीतने के बाद भी तुम्हारी पर्सनालिटी काफी ज्यादा गंदी है। ये कहते हुए अपनी ड्रैगन ब्रिज का इस्तेमाल करते हुए उसके अटैक को काउंटर करने के साथ साथ हकांडाकोरस पर हमला भी कर दिया। इसके अटैक को ब्लॉक करते हुए वो हकांडाकोरस भी उसे टोन मारते हुए कहता है, तुम भी काफी ज्यादा कमजोर हो चुकी हो। और उस अटैक को ब्लॉक करने में उसे दिक्कत तो आ रही होती है, लेकिन फिर भी कह रहा होता है,
सबसे पहले मैं तुम्हारे ऑर्गन्स को तोड़ूंगा और फिर तुम्हारे हार्ट को फाड़ूंगा और आखिर में तुम्हें डिवोर कर जाऊंगा। और जैसे ही अपना हाथ उस ड्रैगन को पकड़ने के लिए बढ़ाया तो अचानक से हम देखते हैं कि ईलो दोबारा से अपने ह्यूमन फॉर्म में आ गई और काफी ज्यादा तेजी से जमीन पर गिर रही होती है, लेकिन फिर भी कह रही थी, ऐसा लगता है कि वह सिर्फ यही कर सकती थी, मगर ये चीज मायने नहीं रखती क्योंकि मैंने अपना रोल फुलफिल कर दिया है। एंड फिर इसी के साथ हम देखते हैं रसल को, जिसने कि ब्रह्मास्त्र को पूरी तरह से समन कर लिया था। द पावर ऑफ कोड, जो कि किसी भी चीज को बेस करने की ताकत रखती है, वो इस वक्त मेरे हाथों के दरमियान समन हो चुका है। द ब्रह्मास्त्र। रसल की उस अटैक को देखते हुए एलन पेज, जो कि काफी ज्यादा थका हुआ था, कहने लगा, इतनी ज्यादा हीट निकल रही है। एंड इसी के साथ उसके साथ ही खड़े हुए प्रोफेसर यूगल भी बोले, इस बारे में सोचना कि ग्रेट फॉरेस्ट के अंदर मुझे एक गजब की हीट फील होगी। ये अटैक सच में काफी ज्यादा खतरनाक होने वाला है। एंड फिर इसी के साथ में व्हाइट टावर मास्टर और मास्टर निकोलो को दिखाया जाता है, जहाँ व्हाइट टावर मास्टर काफी ज्यादा हैरान होकर कह रही थी, हमारा इसके लिए टाइम बाय करना जाया नहीं गया। तो मास्टर निकोलो कहते हैं, मुझे तो यकीन ही नहीं आ रहा कि एक 6 सर्कल का मेज इस तरह का मैजिक स्पेल कास्ट कैसे कर सकता है। लेकिन हमें पता है कि ये कोई मैजिक स्पेल नहीं बल्कि रेड ड्रैगन की तरफ से दिया गया एक आर्टिफैक्ट ब्रह्मास्त्र है। और वे रसल की तरफ देखते हुए कहने लगे, अगर ये पावर किसी स्पेयर की तरह मैनिफेस्ट नहीं हुई होती, सिर्फ इस पावर की वजह से पूरा का पूरा ग्रेट फॉरेस्ट तबाह हो बर्बाद हो जाना था। और इसी के साथ ब्रह्मास्त्र को देखते हुए हकांडो कोर्स भी काफी ज्यादा डरते हुए कहने लगा, मुझे डर क्यों फील हो रहा है, ऐसा नहीं हो सकता, मैं ब्रेया रोस हूँ, टाइटंस का एक जनरल। ये कहते हैं उसने अपने आप को ही दिलासा दिया और फिर से एक जोरदार चीख लगा देता है। लेकिन तभी हम देखते हैं कि रसल ने ब्रह्मास्त्र को उस मोसे की तरफ रिलीज कर दिया, जो अटैक अनएक्सपेक्टेडली उस हकांडो कोर्स को हिट नहीं होता। और रसल के उस अटैक को डोज करने के बाद जोर जोर से हंसते हुए कहने लगा, मैंने ये डोज कर लिया। लेकिन तभी उसके चेहरे की पूरी रंगत ही उड़ गई, क्योंकि हम देखते हैं कि रसल काफी देर से उसके चेहरे के सामने आ गया था। और रसल को अचानक से अपने इतने पास आता हुआ देखकर हकांडो कोर्स भी काफी ज्यादा हैरान होकर बोला, ये मेरी आंखों के सामने कब आया। लेकिन हम देखते हैं कि रसल के हाथ में डायमेंशन कट करने वाला आर्टिफैक्ट होता है और अचानक से रसल ने उस हकांडो कोर्स के सामने एक बहुत बड़ी डायमेंशन ओपन कर दी, जिस डायमेंशन से ब्रह्मास्त्र निकलते हुए उस हकांडो कोर्स के सीने के आर पार हो गया। एंड फिर हम देखते हैं कि रसल की उस अटैक की वजह से उस मॉन्स्टर के सीने में एक बहुत बड़ा छेद हो चुका होता है और इस चीज की वजह से वो मॉन्स्टर मरते हुए कह रहा होता है, हजारों सालों के इंतजार के बाद मैं अपने सुई को तोड़ पाया था, लेकिन अब मैं मर रहा हूँ। और यही इस मॉन्स्टर के लास्ट वर्ड होते हैं और ये कहते हुए वो मॉन्स्टर मारा गया। और उस मॉन्स्टर को सक्सेसफुली मरता हुआ देखकर रसल भी, जो कि उसके पहले वाले अटैक की वजह से काफी ज्यादा इंजर्ड था और अब इतने ज्यादा पावरफुल अटैक को करने की वजह से काफी ज्यादा थक जाता है, लेकिन आसमान से गिरते हुए अपने मन ही मन में कह रहा था, इस मैजिक को यूज करना काफी ही ज्यादा मुश्किल है, मगर फिर भी मैं सभी लोगों को प्रोटेक्ट करने में कामयाब रहा। और हम देखते हैं कि नीचे की तरफ गिरते हुए भी रसल के चेहरे पर एक सेटिस्फाइंग स्माइल थी। एंड फिर हमें काफी देर बाद एक सिस्टम विंडो को दिखाया जाता है, जहाँ पर रसल को नोटिफिकेशन आया था, तुमने अपना मिशन कंप्लीट कर लिया। एंड इस वक्त रसल के रिवार्ड को रिवील नहीं किया जाता। एंड फिर सीन शिफ्ट होता है और हमें रसल को दिखाया जाता है, जिसने कि फाइनली अपनी आंखें खोल ली थी और कराते हुए उड़कर बैठ जाता है। और इसके साथ हमें उसके पास ही हीलो को दिखाया जाता है, जो कि रसल को उड़ता हुआ देखकर उसके पास ही आकर बैठ गई, जहाँ रसल सबसे पहले उसे पूछता है कि सभी लोग ठीक है ना, जिस पर हीलो भी उसे बताती है कि अल्सर के अलावा, जो कि तुम्हें बचाते वक्त काफी ज्यादा बुरी तरीके से इंजर्ड हो गए थे, बाकी सभी लोग ठीक हैं। लेकिन ब्रदर अल्सर भी काफी ज्यादा जल्दी रिकवर कर रहे हैं। और इस चीज को सुनकर के सभी लोग ठीक हैं, रसल के चेहरे पर एक स्माइल आ गई। लेकिन फिर अचानक से हीलो अपनी हुडी उतारते हुए रसल को कहने लगती है, क्या आप इस चीज को देख सकते हैं। और हम देखते हैं कि हीलो के हॉर्न्स झुक गए थे और हीलो रसल को बता रही होती है कि फाइट के दिन मैंने ड्रैगन की पावर को एक्सेप्ट कर लिया था और अब मुझे पता चला है कि हमारी किस्मत जुड़ी हुई है। हीलो की इस बात को सुनकर रसल अपने मन ही मन में कहने लगा, ओह, तो इसका मतलब ये है कि उस वक्त मुझे जिसने प्रोटेक्ट किया था वो हीलो थी। रसल अपने मन ही मन में ये सब कुछ सोच ही रहा था, लेकिन फिर से हीलो पूछने लगी, क्या आपको इस फेट का मतलब पता है। तो रसल कहता है, मुझे इसकी डिटेल्स के बारे में नहीं पता, लेकिन मैं थोड़े से गैस लगा सकता हूँ। नेक्स्ट जनरेशन के ड्रैगन, जिन्होंने ड्रैगन एम्परर को काफी देर पहले सर्व किया था, मुझे लगता है कि हम दोनों की फेट उसी तरह से रिलेटेड हो सकती है। अगर किसी को समझ नहीं आई तो मैं बताता चलूं कि रसल कहना चाह रहा है कि रसल ड्रैगन एम्परर है और हीलो रसल को सर्व करने वाली ड्रैगन। और हम देखते हैं कि हीलो को ये बताने के बाद रसल कहने लगा, लेकिन क्या तुम इस चीज से ठीक हो, क्योंकि इस चीज का मतलब है कि तुम्हें अब से मुझे सर्व करना होगा और मुझे तो ये भी नहीं पता कि ड्रैगन्स की पावर तुम पर कैसे असर करती है। रसल की इस बात को सुनकर हीलो से कहने लगती है, नहीं नहीं, ऐसी बात नहीं है, आई एम स्टिल माई सेल्फ, और एक ड्रैगन बनने का डिसीजन मेरा अपना ही था। और फिर इसी के साथ अपने मन ही मन में, और यही वो किस्मत है जो कि मैं चाहती थी, इवन तो इसकी पार्टनर है, लेकिन इस चीज की वजह से मैं इसके साइड बाय साइड चल सकती हूँ। और फिर एक ऑकवर्ड सी स्माइल के साथ दोबारा से रसल को कहने लगी, अगर ऐसा है तो फिर मैं अब से तुम्हें क्या कहकर बुलाऊं, ड्रैगन एम्पर कहना थोड़ा सा ज्यादा नहीं हो जाएगा। तो रसल उसे बताता है कि तुम मुझे जो कहना चाहती हो कह सकती हो। तो हीलो शर्माते हुए कहने
लगती है मास्टर, जिस पर रसल के रिएक्शन कुछ अच्छे नहीं होते और फिर उसे कहता है कि तुम मुझे रसल ही कह सकती हो, जिस पर ये लोग कुछ सोचते हुए रसल 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 और फिर अचानक से अपने मन ही मन में कहने लगी ये चीज मुझे इससे ज्यादा क्लोजर फील करवा रही है और फिर शर्माते हुए रसल को कहने लगती है तो फिर मैं आपको रसल ही कहूंगी। एंड फिर हमें थोड़ी देर बाद का सीन दिखाया जाता है जहां हम देखते हैं कि रसल के पास मास्टर निकोलो आए हुए थे जो कि रसल का शुक्रिया अदा करते हुए कह रहे थे कि सिर्फ तुम्हारी ही वजह से बहुत सारे लोग मरने से बच चुके हैं। लेकिन रसल मास्टर निकोलो को देखते हुए अपने मन ही मन में कह रहा था मैंने सुना था कि ये एक स्फीयर मोनोलॉग से सफर कर रहे हैं, लेकिन लगता है कि एक चीफ कमांडर होने की हैसियत से ये ज्यादा वक्त अपनी माना रिकवर करने में नहीं लगा सकते। और फिर मास्टर निकोलो की बात का जवाब देते हुए कहता है अगर मैं वहाँ पर अकेला होता तो हम कभी भी जीत नहीं सकते थे और वैसे भी शूरा के साथ फाइट के दौरान तुमने मुझे बचाया था, तो अगर तुम्हें बुरा महसूस हो रहा है तो समझ लो कि मैं तुम्हारी वो मदद वापस कर रहा हूँ। जिस पर मास्टर निकोलो भी थोड़ा सा सैड होकर मान गए और फिर हंसते हुए रसल से पूछने लगे क्या तुमने सभी लोगों से बात कर ली? तो रसल भी हंसते हुए उसे जवाब देता है हाँ मैं काफी तरह थैंकफुल हूँ कि वो मुझे यहाँ पर देखने आए। जिस पर मास्टर निकोलो को भी पता चल गया और कहने लगे ये सब कुछ सच में काफी तरह नॉइसी होगा, तुम्हें अब रेस्ट करना चाहिए। और फिर इसी तरह रसल का ये पूरा दिन गुजर गया। एंड फिर हमें रात का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर रसल अपने बेड पर थकी पुरानी हालत में लेटा हुआ था। हाँ यार ये काफी ज्यादा एग्जॉस्टिंग है। और फिर अचानक से उड़ते हुए अपना थर्ड गोल्डन मास्क निकाल लिया जो कि बेयर रोज को डिफीट करने के बाद सिस्टम की तरफ से रसल को मिला था। इस मास्क की वजह से रसल अपनी सैनिटी मेंटेन कर सकता था और इसी के साथ साथ इस मास्क की खासियत एक और ये भी थी कि ये माइंड कंट्रोल मैजिक के खिलाफ काफी ज्यादा रेजिस्टेंस पैदा करता है। और उस मास्क को देखते हुए रसल अपने मन ही मन में कह रहा था अब से ब्लैक मैजिक यूजर, कर्स यूजर और इल्यूजन यूजर के खिलाफ मैं ज्यादा अच्छे से फाइट कर पाऊंगा। और फिर अपने सब स्पेस पॉकेट में से दूसरी मास्क निकाल कर कहने लगा फर्स्ट मास्क अटैक्स को कैलकुलेट करने में मदद करता है और जहां दूसरा डिफेंस करने में मदद करता है और ये वाला माइंड कंट्रोल मैजिक के खिलाफ मदद करता है और मैं इन तीनों को इकट्ठे यूज नहीं कर सकता तो क्यों ना इन्हें मिला दिया जाए। ये कहते हुए रसल ने ये काम प्रोसीड भी कर दिया और जैसे वो तीनों मास्क का आर्टिफैक्ट एक आर्टिफैक्ट में चेंज होने लगे तो हम एक सिस्टम विंडो देखते हैं जहाँ हमें बताया जा रहा था तीनों मास्क एक जगह पर इकट्ठे हो रहे हैं और मिलकर अपनी ट्रू फॉर्म में आ रहे हैं। और इसी के साथ दूसरे सिस्टम विंडो में बताया जा रहा था तुमने क्राउन ऑफ सोलोमन कंप्लीट कर लिया है और इन सभी के सभी गोल्डन मास्क की एबिलिटी एक में कंबाइन हो चुकी है। और फिर एक और सिस्टम विंडो में बताया जाता है जैसा कि क्राउन फॉर्म हो चुका है तो इसकी ओरिजिनल एबिलिटी इफेक्ट में है। लेकिन क्राउन ऑफ सोलोमन को देखकर रसल अपने मन ही मन में सोच रहा था सोलोमन द किंग ऑफ मेजेस जिसने के मिथिकल एरा में मेडिकल एम्पायर खड़ा किया था और इस बारे में सोचना कि मेरे सामने उसका एक रैलिक है ये चीज काफी ज्यादा इनक्रेडिबल है। लेकिन फिर उस क्राउन को देखते हुए जो कि उसके सामने समन हो गया था लेकिन ये इतना छोटा क्यों है? क्या ये किसी टाइप का समन टाइप आर्टिफैक्ट है? वैसे ही काफी ज्यादा क्यूट है। और हम देखते हैं कि वो आर्टिफैक्ट रसल के इर्द गिर्द घूम रहा था लेकिन फिर अचानक से रसल के सर पर आकर अपनी ऊर्जा रिलीज करने लगा जिसकी वजह से थोड़ी देर के लिए रसल के सर में दर्द होने लगता है। और फिर अचानक से हम देखते हैं कि रसल को ऐसे लगने लगा कि उसकी बॉडी दो में सेपरेट हो चुकी है और इस चीज को सर्च करते हुए रसल अपने मन ही मन में कह रहा था ये किस टाइप की सेंसेशन है? ऐसा लग रहा है कि मेरी बॉडी दो में सेपरेट हो चुकी है। ये वही है। अपने मन में ये कहते हुए रसल कल्टीवेशन फॉर्म में बैठ गया और फिर अचानक से हमें रसल को किसी और जगह पर दिखाया जाता है जहां हम देखते हैं कि इर्द गिर्द काफी ज्यादा फार्मूलाज थे और इन सभी चीजों को देखते हुए रसल अपने मन ही मन में कह रहा था क्या कैलकुलेशन करने के लिए भी इस तरह की कोई चीज होती है? मेरी कॉन्शियसनेस के अलावा इस क्राउन के अंदर अपनी ही एक जगह है जो काफी ज्यादा अमेजिंग है और इसी के साथ ये मुझे मैजिक सर्कल फार्मूलाज को कैलकुलेट करने में मदद कर रहा है। क्या ये किसी टाइप की डिवीजन ऑफ कॉन्शियसनेस है? रसल अपने मन में ये सब कुछ सोच रहा था लेकिन तभी अचानक से हम देखते हैं कि वो कराते हुए उस जगह से बाहर आ गया और क्राउन ऑफ सोलोमन भी ऑफ हो जाता है। लेकिन हम देखते हैं कि अचानक से रसल के सामने एक सिस्टम विंडो ओपन हो गई कि इनहेरेंट कॉन्शियसनेस डिप्लॉयड हो चुकी है जिसकी वजह से क्राउन ऑफ सोलोमन के कुछ फंक्शन रिड्यूस हो चुके हैं। और इस सिस्टम विंडो को देखकर रसल फिर से अपने मन ही मन में कहने लगा मुझे लगता है कि ये ना सिर्फ मेरी कॉन्शियसनेस को स्ट्रॉन्ग कर रही है लेकिन इसी के साथ साथ अगर मेरी कॉन्शियसनेस खत्म हो जाती है या फिर कहीं पर ट्रैप हो जाती है तो इस क्राउन की वजह से मैं दोबारा से वापस आ सकता हूँ। तो इसका मतलब है कि अगर मेरा माइंड किसी कर्स की वजह से करप्ट हो जाए तो मैं दोबारा से ठीक हो सकता हूँ। इन सभी बातों को अपने मन ही मन में सोचकर रसल के चेहरे पर एक स्माइल आ गई और फिर उस क्राउन ऑफ सोलोमन को अपने हाथ में पकड़कर कहने लगा मुझे इस आर्टिफैक्ट की और भी ज्यादा मिस्ट्रीज को खोजना होगा। और फिर हमें कुछ दिनों बाद का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर रसल पहले से काफी ज्यादा ठीक हो चुका होता है और इसी के साथ साथ अपने मेडिकल स्पेल्स की ट्रेनिंग कर रहा था। और रसल को इतनी ज्यादा जल्दी ठीक हुआ देखकर प्रोफेसर ह्यूबर्ट और रसल भी बातें कर रहे थे जहाँ प्रोफेसर ह्यूबर्ट कहता है जो काफी ज्यादा सरप्राइजिंग है कि रसल सिर्फ और सिर्फ 10 दिनों में ही इतना ज्यादा तंदुरुस्त हो चुका है। तो एलन पेज भी बोला हाँ यहाँ तक कि
उसकी माना भी काफी ज्यादा बढ़ चुकी है और इसी के साथ स्पेल कास्टिंग भी काफी ज्यादा तेज हो चुकी है। एंड फिर हम ब्रदर एल्सन को देखते हैं जो कि हंसते हुए कह रहे थे, जैसा कि रसल से एक्सपेक्टेड था, देख लो सभी लोग हार्ड एक्सरसाइज करने का नतीजा, क्योंकि इसी वजह से हम दोनों इतनी जल्दी रिकवर हो चुके हैं। और फिर अचानक से रसल से एक डुअल का पूछ लिया, और डुअल भी ऐसा जिसमें मैजिक इस्तेमाल नहीं करना और सिर्फ अपनी फिजिकल कैपेबिलिटीज का इस्तेमाल करना था। इस पर रसल भी कहने लगा, मैं ठीक हूँ, लेकिन क्या तुम्हें लगता है कि ये ठीक रहेगा? जिस पर ब्रदर एल्सन ने अपने साथ ही पड़े हुए चट्टान पर एक मुक्का मारा, जिसकी वजह से वो चट्टान टूट गई। और ब्रदर एल्सन उसे हंसते हुए कह रहे थे, मेरी हड्डियां थोड़ी बहुत टूटी तो हुई हैं, लेकिन तुम्हें थोड़ा सा सबक सिखाने के बाद मुझे लगता है कि मुझे थोड़ा सा सुकून होगा। और ब्रदर एल्सन की इन बातों को सुनते हुए रसल अपने मन ही मन में कहने लगता है, फिजिकल फाइट करना, हाँ तुम तो एक मेज नहीं थे। लेकिन तभी अचानक से कोई ना एक घंटा बजाने लगा, जिस पर उन सभी लोगों ने इकट्ठे उस तरफ देखा। मुझे लगता है कि कुछ पूरा हो चुका है। वैसे ज्यादातर मॉन्स्टर्स तो मारे नहीं गए थे, तो ये क्या चीज हो सकती है? ब्रदर एल्सन और रसल इस तरह की बातें करते हुए उन्हीं लोगों की तरफ बढ़ रहे होते हैं, लेकिन फिर उनकी नजर कैंपल की तरफ से आए हुए नाइट्स पर पड़ती है। देखते हुए वो कहने लगे, लगता है कि कोई बहुत ही बड़ी न्यूज है। जिस पर ब्रदर एल्सन कह रहा था, क्या एम्पायर ने हम पर हमला कर दिया है? लेकिन फिर यहाँ पर सीन शिफ्ट होता है और हमें मास्टर निकोलो को दिखाया जाता है, जो कि सभी लोगों को कह रहा था, तुम सभी लोग यहाँ पर आ चुके हो क्योंकि एक नेशनल लेवल का इमरजेंसी इंसिडेंट हो चुका है। आर्कड्यूक बिस्मार्क ने अपने हिडन एम्बिशन रिवील कर दिए हैं। तो ब्रदर एल्सन कहने लगे, तुम्हारे कहने का मतलब है कि उसने एनिमियन को धोखा दिया है? और निकोलो भी बोला, हाँ मैंने भी यही सुना है। और इसी के साथ 5 मैजिक टावर जिसमें हेडमोर और कार्गो भी आते हैं। इसी के साथ साथ 38 और 21st डिवीजन ने भी कैपिटल पर हमला करने के लिए उनकी मदद की है। लेकिन हम देखते हैं कि हेडमोर के नाम को सुनकर रसल अपने मन ही मन में कह रहा था, हेडमोर रेड टावर मास्टर, इसने कि मेरे फादर और मेरे हाउस होल्ड को ह्यूमिलेट किया था। तो इसका मतलब है कि उस वक्त अगर मास्टर ने मुझे ना रोका होता तो उसने मुझे मार देना था। और जैसे ही वो मास्टर डायरिया के बारे में सोचता है तो इसके दिमाग में कुछ अजीब सा ख्याल आया और फिर जलाते हुए सबको कहने लगता है, मास्टर डायरिया और ब्लू टावर मास्टर वो भी कैपिटल में नहीं थे? अगर वो दोनों वहाँ पर है तो ऐसा कैसे हो सकता है? लेकिन मास्टर निकोलो कहते हैं कि वो दोनों मिसिंग है। और ऐसे इसको सुनकर एलन पेज, रसल, प्रोफेसर ह्यूपर्ट और ब्रदर एल्सन चारों के चारों काफी ज्यादा हैरान हो जाते हैं। मास्टर निकोलो की इस बात को सुनकर प्रोफेसर ह्यूपर्ट थोड़े से परेशान हो गए, लेकिन ब्रदर एल्सन को काफी ज्यादा गुस्सा आ रहा था। और इसी के साथ हम रसल को देखते हैं जो कि अचानक से कहता है, ऐसा हो ही नहीं सकता कि मास्टर अचानक से गायब हो जाएं। लेकिन अगर ऐसा हो गया है तो हमारे ट्रूप्स का मोराल काफी ज्यादा डाउन हो चुका होगा। तो व्हाइट टावर मास्टर भी कहते हैं, मैं इससे बिल्कुल एग्री हूँ क्योंकि आर्कड्यूक बिस्मार्क अपने मिशन को पूरा करने के लिए कुछ भी कर सकता है। तो मुझे लगता है कि इसने उन्हें किसी और जगह पर बिजी कर दिया होगा। लेकिन हम देखते हैं कि अचानक से रसल कहने लगा, अगर उनका गोल थ्रोन है तो हमारी असली प्रॉब्लम किंग और प्रिंसेस की प्रोटेक्शन है। लेकिन मास्टर निकोलो से बताते हैं कि सर जिलियन किंग के साथ हैं और इसी के साथ दूसरी तरफ रॉयल नाइट्स प्रिंसेस को गार्ड कर रहे हैं। लेकिन अगर एनिमी टावर मास्टर जितने ताकतवर हैं तो यकीनन प्रिंसेस खतरे में हैं। और मास्टर निकोलो का ये कहना ही था, रसल के ज़हन में आती है उसकी बेगम यानी कि प्रिंसेस, और उसे याद करके काफी ही ज्यादा परेशान हो गया। लेकिन अचानक से हम देखते हैं कि 7th कॉर्प्स कमांडर कहने लगा, 7th कॉर्प्स जितना जल्दी हो सके वहां पर पहुंचेगी और अपने दुश्मनों का सत्यानाश कर देंगी। लेकिन मास्टर निकोलो उसे काम डाउन करते हुए बताने लगते हैं, मुझे पता है कि तुम इस वक्त किस तरह फील कर रहे हो, लेकिन अगर तुम यहाँ से इसी वक्त भी निकलो तो फिर भी तुम इतनी जल्दी वहाँ पर नहीं पहुँच सकते। और फिर प्रोफेसर ह्यूबर्ट से पूछते हुए कैपिटल पहुँचने का सबसे ज्यादा तेज रास्ता कौन सा है? तो प्रोफेसर ह्यूबर्ट उसे बताता है कि अगर हम टेलीपोर्टेशन पोर्टल का इस्तेमाल करें तो हम काफी जल्दी से कैपिटल तक पहुँच सकते हैं। लेकिन मुझे यकीन है कि प्रोबेबली हमारे एनिमीज ने इस चीज का भी कुछ जुगाड़ निकाला होगा। प्रोफेसर की इस बात को सुनते हुए रसल कहने लगा, तो इसका मतलब है कि हमें जल्द से जल्द रेड कैनन को पार करने के बाद सबसे ज्यादा नियरेस्ट मैजिक टावर का इस्तेमाल करते हुए कैपिटल के अंदर टेलीपोर्ट होना होगा। लेकिन ये चीज भी होते होते पूरा का पूरा एक दिन लग जाएगा। रसल की इस बात को सुनकर मास्टर निकोलो सभी लोगों को कहने लगे, हमारे पास बहुत ही ज्यादा कम समय है, तो सभी लोग जल्द से जल्द एक बहुत बड़े वार के लिए तैयार हो जाओ। लेकिन हम देखते हैं कि रसल मास्टर निकोलो के पास जाकर कहने लगता है, निकोलो क्या मैं कैपिटल पहले जा सकता हूँ? तो निकोलो कहता है, क्या? लेकिन क्या तुम्हें कोई दूसरे रास्ते का भी पता है? तो रसल अपनी एरोज एंड साइक्स रिंग दिखाते हुए कहने लगता है, और अगर किसी को इस रिंग के बारे में नहीं याद तो मैं बताता चलूं, ये रिंग रसल को सिस्टम की तरफ से मिली थी ताकि रसल ही केड को प्रपोज कर सके। और इस रिंग की खासियत ये भी होती है कि इस रिंग को पहनने वाले दो लोग दुनिया के चाहे जिस भी कोने में हो एक दूसरे के पास रिपोर्ट कर सकते हैं। और यही बात रसल निकोलो को बता देता है। लेकिन रसल की इस बात को सुनकर उसके पास ही खड़ी व्हाइट टावर मास्टर कहने लगी, रसल मुझे पता है कि तुम इतनी ज्यादा जल्दी क्यों कर रहे हो, लेकिन ये चीज तुम्हारे लिए अच्छा होगा कि तुम किसी टावर मास्टर को अपने साथ ले जाओ। इस पर रसल उन्हें बताता है कि ऐसा नहीं हो सकता, सिर्फ इस रिंग को यूज करने वाला ही वहाँ पर टेलीपोर्ट कर सकता है, और एक बार अगर कोई इस रिंग का ओनर बन जाए तो उस ओनर को चेंज नहीं किया जा सकता। रसल की इन सभी बातों को सुनने के बाद मास्टर निकोलो उसके कंधे पर हाथ रखकर कहने लगते हैं, ऑलराइट, जैसे कि सर जिलियन किंग को प्रोटेक्ट कर रहे हैं
तो तुम्हें प्रिंसेस को प्रोटेक्ट करना होगा रसल। जिस पर रसल भी उन्हें बताकर जाता है कि वो एक प्रिंसेस होने के साथ साथ मेरी जान भी है। और फिर इसी के साथ रसल उस रिंग का इस्तेमाल करके वहां से टेलीपोर्ट हो गया। और फिर हमें रसल की सिस्टम विंडो में एक नोटिफिकेशन दिखाया जाता है जहाँ रसल को मिशन मिला हुआ था कि उससे प्रिंसेस को प्रोटेक्ट करना है, जिसका रिवार्ड अभी रिवील नहीं किया जाता। एंड फिर सीन शिफ्ट होता है और हमें ग्रैमर पैलेस का वेस्ट गेट दिखाया जाता है, जहाँ हम देखते हैं कि वेस्ट गेट की हालत काफी ज्यादा खराब थी और जख्मियों की तादाद कॉन्टिन्यूसली बढ़ती जा रही थी। एंड फिर इसी के साथ हमें एक जख्मी नायर को दिखाया जाता है जहाँ कोई लेडी उसका ट्रीटमेंट करते हुए कह रही थी, सर थॉमसन, मुझे पता है कि ये काफी दर्दनाक है, लेकिन आपको इसे बर्दाश्त करना होगा। और हम देखते हैं कि वो लेडी कोई और नहीं बल्कि प्रिंसेस ही होती है। और थोड़ी ही देर में उस नायर की फर्स्ट एड पूरी हो जाती है, लेकिन हम देखते हैं कि वो नायर इस चीज से काफी ज्यादा हैरान था कि प्रिंसेस को उसका नाम पता है। यही सवाल वो नायर प्रिंसेस से करते हुए कहता है, आपको मेरा नाम कैसे पता? तो प्रिंसेस उसे जवाब देती है कि मैं तुम्हारा नाम क्यों ना याद रखूं, तुम लोग कोई आम सॉर्ड्स नहीं हो जिसे कि मैं एक बार यूज करूं और छोड़ दूं। लेकिन तभी हम देखते हैं कि ये कहते कहते अचानक से प्रिंसेस काफी ही ज्यादा हैरान हो गई। एंड इसी के साथ हम देखते हैं कि वेस्ट गेट पर भी एक बहुत बड़ा धमाका होता है जिसमें काफी ज्यादा सोल्जर्स मारे गए। एंड फिर हमें दिखाया जाता है उस पर्सन को जिसने कि उस बहुत बड़े धमाके को किया था जिसमें काफी ज्यादा सोल्जर्स मारे गए। क्या मुझे यहाँ पर होना भी चाहिए जब एनिमी उनके सबसे ज्यादा ताकतवर मेजेस यहाँ पर है ही नहीं? और फिर वहाँ पर प्रिंसेस को देखकर कहने लगा, ओहो देखा तो सही यहाँ पर कौन है। और फिर हमें इस पर्सन के बारे में बताया जाता है जिसका नाम आर्केरियम इर्गो, जो कि कार्गो रेड टावर मास्टर ब्लेन ट्रियोलॉजी का फर्स्ट अप्रेंटिस है। और हम देखते हैं कि इर्गो प्रिंसेस को चिढ़ाते हुए कहने लगता है, मैं यानी कि रेड टावर मास्टर कार्गो प्रिंसेस को ग्रेडिंग करता हूँ। और इर्गो को रिबेलियन के बाद भी इतना ज्यादा फॉर्मल होता हुआ देखकर, जो कि ऑब्वियसली सिर्फ वो प्रिंसेस को चिढ़ाने के लिए ही हो रहा था, प्रिंसेस काफी ज्यादा गुस्सा होकर उससे कहने लगती है, अपना मुंह बंद करो आर्केरियम। और प्रिंसेस को इस तरह का लहजा इस्तेमाल करता हुआ देखकर इर्गो उसे फिर से कहने लगता है, ओह माय गॉड, तुम तो मुझे सर भी नहीं कह रही। जिस पर प्रिंसेस कहती है, द टाइटल सर सिर्फ उसी पर्सन के नाम के साथ लगाया जाता है जो टाइटल रॉयल फैमिली खुद किसी पर्सन को देती है, और तुम जो कि इस वक्त एक रिबेलियन हो वो अपने नाम के साथ सर का वर्ड यूज करने के काबिल नहीं रहा। ये कहते हुए प्रिंसेस अपनी स्वॉर्ड ऑरा रिलीज कर रही थी, लेकिन हम देखते हैं कि प्रिंसेस के हाथ में उस स्वॉर्ड को देखकर फिर से आर्केरियम कहने लगता है, ये तो फेरी ऑफ लेक की तरफ से दी गई वही स्वॉर्ड है, वो सेक्रेट स्वॉर्ड जिसने कि फायर बरसक ड्रैगन को पास में खत्म किया था। और मैंने कभी एक्सपेक्ट नहीं किया था कि इस लड़ाई के दौरान मैं रॉयल फैमिली के एक ट्रेजर को अपना बना सकूंगा। लेकिन हम देखते हैं कि अचानक से प्रिंसेस के सामने उसके नाइट्स आकर कहने लगे, प्रिंसेस आपको यहाँ से जाना होगा, हम आपके लिए टाइम बाय करते हैं, तो इस टाइम का इस्तेमाल करते हुए यहाँ से निकल जाएं। लेकिन प्रिंसेस को अपने नाइट्स की काफी ही ज्यादा चिंता हो रही थी। लेकिन पीछे की तरफ हम आर्केरियम को देखते हैं जो कि एक इवल स्माइल लेकर कहने लगा, अपनी मौत को देखने के लिए तैयार हो जाओ प्रिंसेस। ये कहते हुए उसने प्रिंसेस और नाइट्स की तरफ अपना एक काफी ज्यादा ताकतवर हमला चल दिया, जिसका सामना करने के लिए वो नाइट्स बिल्कुल तैयार थे ताकि प्रिंसेस को प्रोटेक्ट कर सके। लेकिन हम देखते हैं कि प्रिंसेस काफी ज्यादा तरह से अपने नाइट्स के सामने आकर उस हमले का सामना करते हुए कह रही थी, मेरे लवर मुझे माफ करना, मैं आशा करती हूँ कि अगली जिंदगी में भी हम साथ हों। और इसी तरह की इमोशनल बातें करते हुए केट उस अटैक से टकरा जाती है। लेकिन हम देखते हैं कि अपने अटैक की डायरेक्शन की तरफ देखते हुए आर्केरियम अपने मन ही मन में कह रहा था, अभी यहाँ पर एक स्पेस डिस्टोर्शन हुई थी। एंड इसी के साथ हम देखते हैं कि केट और बाकी सभी नाइट्स के सामने फ्लेम टावर मास्टर के फ्लेम ड्वार्फ्स थे और मास्टर डारिया के इस मैजिक को पहचानते हुए आर्केरियम काफी ज्यादा घबरा गया। इम्पॉसिबल, मास्टर ने यकीनन फ्लेम टावर के उस मोस्टर को संभालना था। लेकिन हम देखते हैं कि कोई कह रहा होता है, देर से आने के लिए माफी चाहता हूँ। और हम देखते हैं ये कहने वाला कोई और नहीं बल्कि रसल ही था, जिसने कि वहाँ पर आते ही प्रिंसेस के साथ रोमांस करना शुरू कर दिया। लेकिन फिर इसी के साथ हमें दोबारा से आर्केरियम को दिखाया जाता है जो कि रसल को देखकर अपने मन ही मन में कह रहा था, मुझे नहीं पता कि इसने ये रैप गेट कैसे समन किया था, लेकिन इसकी वजह से रेड टावर ने काफी ज्यादा ह्यूमिलेशन का सामना किया था, तो इस बार मैं इसे मारकर आर्डियो के सामने इसका सर पेश करूंगा। लेकिन हम देखते हैं कि वो एक दूसरे के सामने आ चुके होते हैं, जहाँ रसल उसे पूछ रहा था, आर्केरियन तुमने मेरे मास्टर के साथ क्या किया है? रसल की इस बात को सुनकर आर्केरियन उसे कह रहा था, वाह 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 क्या सवाल है, वैसे हम दोनों का रिलेशनशिप इतना अच्छा है कि मैं तुझे इतनी ज्यादा प्रीशियस इन्फॉर्मेशन ऐसा ही बता दूं। और फिर अचानक से काफी ज्यादा गुस्सा हो गया, अपने साथियों को कहने लगा, मैं इस बास्टर्ड को देखता हूँ तो तब तक तुम दूसरे लोगों को संभालो। जिस पर वो सभी के सभी दूसरे मैजिशियन उन सभी लोगों पर हमला करने के लिए बढ़ने लगे। एंड इसी के साथ आर्केरियन उन सभी लोगों को कह रहा था, प्रिंसेस को मेरे पास जिंदा या मुर्दा किसी भी हालत में लेकर आओ। लेकिन हम देखते हैं कि रसल उन लोगों को देखते हुए अपने मन ही मन में कह रहा था, ये
सभी के सभी मेजेस एटलीस्ट थर्ड या फिर फोर्थ सर्कल पर हैं। अपने मन में ये सोचते हुए रसल ने जोर से सभी लोगों को बता दिया कि तुम सभी लोग मेरे समन किए गए ड्वार्फ के पीछे ही खड़े रहना। और इसी के साथ रसल ने उन सभी के सभी ड्वार्फ को उन मेजेस के सामने फटने को बता दिया। लेकिन हम देखते हैं कि पीछे की तरफ खड़ा हुआ आर्केडियम अपने फायर माइकल स्पेल का इस्तेमाल करते हुए कह रहा था, हमारी फाइट के दौरान दूसरी तरफ भटकने की तुम्हारी हिम्मत भी कैसे हुई। ये कहते हुए उसने रसल की तरफ हमला कर दिया, लेकिन रसल उसके अटैक को डोज करते हुए काफी तेजी से उसकी तरफ बढ़ रहा था। एंड इसी के साथ अपने मन ही मन में कह रहा होता है, इसे जल्द से जल्द हिकेट से दूर ले जाना होगा। और हम देखते हैं कि रसल ने लाइटनिंग बॉल का इस्तेमाल करते हुए आर्केरियम पर हमला कर दिया, लेकिन आर्केरियम ने भी एन मौके पर एक शील्ड बना ली थी, जिसकी वजह से रसल के उस अटैक का उस पर जरा सा भी असर नहीं होता। और रसल को गाली देते हुए कह रहा था, इस तरह की ट्रिक्स इस्तेमाल करने की तुम्हारी हिम्मत भी कैसे हुई, मैं तुम्हें जला कर राख कर दूंगा। और हम देखते हैं कि उन दोनों ने इकट्ठे ही एक दूसरे के खिलाफ सेम मेडिकल स्पेल इस्तेमाल किया, और इन दोनों के इस हमले की वजह से वहाँ पर एक बहुत बड़ा धमाका हो गया। लेकिन हम रसल को देखते हैं जो कि इस मैजिक स्पेल की वजह से हुए धमाके को देखते हुए अपने मन ही मन में कह रहा था, इतनी ज्यादा इनक्रेडिबल कास्टिंग स्पीड और डिस्ट्रक्शन पावर, यहाँ तक कि ये एक सुपर ह्यूमन भी नहीं है। जहाँ एक तरफ रसल आर्केरियम के बारे में ये सब कुछ सोच रहा था, तो दूसरी तरफ आर्केरियम भी अपने मन ही मन में सोच रहा था, वाइल इसकी कास्टिंग स्पीड काफी ही ज्यादा अच्छी है, लेकिन ये फायर पावर में लैग करता है। तो इसका मतलब है कि ये कास्टिंग स्पीड को बढ़ाने के लिए यकीनन कुछ फार्मूलाज छोड़ रहा है। अपने मन में ये सब कुछ सोचते सोचते आर्केरियम के चेहरे पर एक ईवल स्माइल आ गई, तो फिर मैं तुम्हें इसी फायर पावर में जला कर राख कर दूंगा। और हम देखते हैं कि आर्केरियम अपने मन में ये सब कुछ सोचते सोचते अपनी ओरिजिनलिटी रेड वाइफ्स ड्यूएट को इस्तेमाल कर देता है, जिसकी वजह से वहाँ पर फायर पावर से बने हुए पाइथन समन होने लगते हैं। और हम देखते हैं कि आर्केरियम के इस अटैक को देखते हुए रसल कुछ नहीं कर रहा होता, एंड फिर आर्केरियम ने उस अटैक को रसल की तरफ चल दिया, जिसकी वजह से प्रिंसेस काफी ज्यादा घबरा जाती है। लेकिन यहाँ पर सीन कट हुआ और हमें प्रकाश के अड्डे की तरफ लाया जाता है, जहाँ हम किसी को कहते हुए सुन रहे थे जिस अप्रेंटिस पदों में काफी ज्यादा प्राउड था, जिसने कि हमारे काम में काफी ज्यादा डिस्ट्रप्शन पैदा की। मुझे पता था कि उसके सामने ब्रियारोस कुछ नहीं है, और शुरू से ही मेरा गोल तुम लोगों को ही पकड़ने का था, और निमियोन को गिरते हुए देखना काफी ही ज्यादा मजेदार होगा। एंड इसी के साथ हमें यहाँ पर मास्टर डारिया और ब्लू टावर मास्टर के ड्रॉप दिखाए जाते हैं। तो क्या पेगास ने मास्टर डारिया और ब्लू टावर मास्टर को मार दिया है, वो सब कुछ देखेंगे हम इसी एपिसोड के अंदर। सीन शिफ्ट होता है और हमें रसल को दिखाया जाता है, जिसने कि आर्केरियम के उस अटैक को ब्लॉक करने के लिए अपने सामने मल्टीपल बैरियर्स बना लिए थे। लेकिन इसी के साथ हम देखते हैं कि उस अटैक का इम्पैक्ट इतना ज्यादा होता है, जिसकी वजह से रसल को फ्लेम टावर की तरफ से दिया गया रोप भी जल गया था। और पीछे की तरफ हम देखते हैं कि प्रिंसेस के नाइट्स उसे वहाँ से जाने को बता रहे थे, लेकिन प्रिंसेस को अपने से ज्यादा रसल और अपने नाइट्स की चिंता थी। मगर फिर भी प्रिंसेस के नाइट्स उसे वहाँ से भेजने लगते हैं, लेकिन प्रिंसेस को वहाँ से जाता हुआ देखकर आर्केरियम के साथी उन लोगों पर हमला करने के लिए बढ़ने लगते हैं। और इस चीज की वजह से फिर से रसल का ध्यान बढ़ गया, और रसल को यूं भटका हुआ देखकर आर्केरियम उस पर हमला कर देता है, जिसकी वजह से वहाँ पर अगेन एक बहुत बड़ा धमाका हो गया। लेकिन हम देखते हैं कि रसल ने फिर से एक शील्ड बनाकर उस अटैक को ब्लॉक कर लिया था। और इसी के साथ हमें पता चलता है कि रसल तब से उसके अटैक को इसी वजह से ब्लॉक कर रहा था ताकि अपना मैजिक स्पेयर ऑफ डेथ को पूरा कर सके। और इस चीज को देखकर आर्केरियम भी काफी ज्यादा हैरान होकर कहने लगता है, क्या ये इतनी देर से होल्ड बैक कर रहा था। लेकिन इसी के साथ हम देखते हैं कि रसल काफी ज्यादा तेजी से अपने स्पेयर ऑफ डेथ के साथ आर्केरियम के सामने होता है, और बूम, वो स्पेयर आर्केरियम के आर पार हो गया, जिसकी वजह से आर्केरियम मारा जाता है। मुझे यकीन नहीं आ रहा कि इतनी देर से हारने की एक्टिंग करते हुए ये काउंटर अटैक की तैयारी कर रहा था। और यही आर्केरियम के लास्ट वर्ड्स होते हैं, और ये कहते हुए आर्केरियम मारा गया। और आर्केरियम को मारने के बाद रसल एक काफी ज्यादा कूल लैंडिंग करता है। और फिर सीन दूसरी तरफ शिफ्ट होता है, जहां हम देखते हैं रसल के समन किए गए डॉग्स और वो नाइट्स आर्केरियम के साथ आए हुए मैजिशियंस के साथ लड़ रहे थे। और क्योंकि रसल ने आर्केरियम को हरा दिया था, तो वो भी प्रिंसेस को ढूंढते ढूंढते वहां पर पहुंच गया। और रसल को वहां पर आता हुआ देखकर वो मैजिशियन बौखलाते हुए कह रहे थे, ये यहाँ पर क्या कर रहा है, हमारे मास्टर के साथ क्या हुआ। लेकिन हम देखते हैं कि रसल अपना एक मैजिक स्पेल चयन करते हुए कह रहा था, क्यों ना तुम उसी से जाकर पूछ लो। और रसल का एक ही मैजिक स्पेल उन सभी के सभी मैजिशियंस को मारने के लिए काफी होता है। और जैसे ही रसल ने उन छोटे मोटे मैजिशियंस का काम तमाम किया, तो प्रिंसेस भागते हुए आकर रसल को गले लगा लेती है, एंड फिर रसल की चिंता करते हुए उसे कहने लगती है, तुम काफी ज्यादा इंजर्ड नजर आ रहे हो, क्या तुम ठीक हो। तो रसल ने उसे उसकी चिंता ना करने को बता दिया। एंड फिर प्रिंसेस उस वक्त को याद करते हुए जब वो आर्केरियम के उस अटैक से टकराने वाली थी, लेकिन एंड मौके पर रसल ने उसे बचा लिया। रसल को बोली कि अगर वो यहाँ पर ना आया होता तो उस वक्त उसने मारे जाना था। और फिर यहाँ पर इनकी कुछ इमोशनल बातें होती हैं जो कि हम लोगों के लिए जरूरी नहीं है, तो इसलिए मैं स्किप कर रहा हूँ। ये दोनों इस तरह की बातें कर ही रहे थे, लेकिन तभी अचानक से रसल को वहाँ पर किसी की प्रेजेंस सर्च हुई, और जब वो उस तरफ देख रहा था तो प्रिंसेस उसे बताने लगी उस जगह पर किंग है, जिस पर रसल सर्जिलियन के बारे में सोचकर कहने लगता है, हमें उनकी चिंता करने की जरूरत नहीं है क्योंकि सर्जिलियन वहीं पर है। ऐसा लगता है कि वो वहाँ पर काफी ज्यादा अच्छा काम कर रहे हैं। एंड फिर रसल प्रिंसेस को कहने लगा, हमें जल्द से जल्द किंग के साथ रीग्रुप होना होगा,
क्योंकि जब हमारे एनिमीज को पता चलेगा कि आर्केरियम आ चुका है तो वो खुद ब खुद ही रिट्रीट कर लेंगे। जिस पर प्रिंसेस ने अचानक से अपने सैक्रेड स्वॉर्ड अरोंडाइट निकाल ली और फिर जैसे ही प्रिंसेस ने कुछ स्पेल कास्ट किए तो अचानक से वहां पर मौजूद रसल और बाकी सभी नाइट्स का स्टेमिना रिस्टोर हो गया। जिस चीज को देखकर पहले तो रसल काफी ज्यादा हैरान था, लेकिन फिर जब उसने देखा कि प्रिंसेस बेहोश होकर गिर रही है तो वो काफी ज्यादा तेजी से प्रिंसेस को पकड़ने के लिए बढ़ने लगता है। एंड इसी के साथ उसे समझ आ गया कि प्रिंसेस की हालत ऐसे कैसे हुई है, क्योंकि ये स्वॉर्ड यूजर के स्टेमिना को दूसरे के साथ शेयर करने में मदद देती है। और इस वक्त क्योंकि प्रिंसेस ने सभी के सभी नाइट्स और रसल की स्टेमिना को एक साथ रिस्टोर किया था तो प्रिंसेस की हालत काफी ज्यादा खराब हो गई थी, लेकिन फिर भी अपने चेहरे पर एक सैटिस्फाइंग स्माइल लाते हुए कह रही थी, मैं तुम सभी लोगों के लिए यही कर सकती थी। जिस पर रसल को प्रिंसेस की काफी ज्यादा चिंता हो रही थी और प्रिंसेस के सैक्रिफाइस को देखते हुए वहां पर मौजूद सभी के सभी नाइट्स प्रिंसेस की जय जयकार करने लगे। लेकिन तभी अचानक से हमने वहां पर किसी की आवाज सुनी। मैं इस वजह से काफी ज्यादा हैरान हो रहा था, क्यों ने सिर्फ एक सिंगल वुमन से निपटने में इतनी ज्यादा देर तो लग रही है। तो इसका मतलब है कि यहाँ पर एक अनइनवाइटेड गेस्ट आ चुका है। जब जैसे ही रसल ने उस तरफ देखा तो काफी ज्यादा तेजी से वहां से भागने लगता है और इसी के साथ उसने बाकी सभी नाइट्स को भी वहां से भागने को बता दिया। एंड बाहर की तरफ हमें एक बहुत ही ताकतवर मजिशियन दिखाया जाता है जिसने कि अपने मैजिक स्पेल रैग्ना ब्लेड का इस्तेमाल करते हुए उनके पैलेस पर हमला कर दिया था। और हम देखते हैं कि वो पर्सन कोई और नहीं बल्कि ब्लेन था। लॉन्ग टाइम नो सी सर। लेकिन इसी के साथ रसल ने जिस बैरियर को बनाया था उस बैरियर को देखते हुए अपने मन ही मन में कहने लगा, इस बारे में सोचना कि इस बैरियर ने मेरे इतने ज्यादा ताकतवर मैजिक स्पेल को झेल लिया, मुझे यकीन नहीं आ रहा कि इसने इस बैरियर को इतनी ज्यादा जल्दी कास्ट कर लिया। अपने मन ही मन में ये सोचते हुए वो रसल को कहने लगा, ओ तो तुम लास्ट टाइम से काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग हो चुके हो। लेकिन हम देखते हैं कि रसल जिसे कि इस अटैक को ब्लॉक करने में काफी ज्यादा दिक्कत आई होती है वो भी अपने मन ही मन में सोच रहा था, इस बारे में सोचना कि इसने एक ही अटैक में पूरे के पूरे पैलेस को उड़ा दिया है, ये काफी ही ज्यादा ताकतवर है। और ब्लेन की इधर उधर देखने पर जब उसे आर्केरियम नहीं दिखा तो वो भी कहने लगा, इधर उधर देखने पर जब मुझे आर्केरियम नहीं दिख रहा तो इसका मतलब है कि वो ऑलरेडी मारा जा चुका है। मैंने उसे बहुत बार कहा था कि कभी भी अपने ताकत के नशे में चूर ना होना, लेकिन उसने मानी ही नहीं और आज मारा क्या। एक तरफ जहाँ ब्लेन इस तरह की बातें कर रहा था तो दूसरी तरफ हम देखते हैं कि अचानक से प्रिंसेस कहने लगी, ब्लेन ट्रिलोजी तुम ये सब कुछ क्यों कर रहे हो, तुम सभी लोग सिर्फ मेरे ही पीछे हो, तो इन सभी चीजों में तुमने इन इनोसेंट्स को क्यों मार दिया। जिस पर हम देखते हैं कि अचानक से ब्लेन जोर जोर से हंसने लगा। लेकिन धिक्कार है, तुम यहाँ पर मरने वाली हो और उसके बाद तुम्हारे पिताश्री की बारी आएगी। ब्लेन की इन धमकियों को सुनते हुए रसल प्रिंसेस के सामने आते हुए उसे कहने लगा, केट मेरे पीछे खड़ी रहो क्योंकि वर्ड्स इस पर काम नहीं करने वाले। लेकिन तभी अचानक से हम देखते हैं कि पीछे से प्रिंसेस के नाइट्स आने लगे, जिस पर प्रिंसेस भी काफी ज्यादा खुश हो गई। लेकिन इसी के साथ वो नाइट्स प्रिंसेस को बता रहे थे, हमने जैसे ही देखा कि कैसल क्लॉप्स हो गया है तो हम जल्दी जल्दी यहाँ पर भागे आए। और नाइट्स को वहाँ पर आता हुआ देखकर ब्लेन अपने साथियों को उन पर हमला करने को बता देता है। एंड फिर इसी के साथ हम देखते हैं कि रसल ने ब्लेन पर हमला किया, जिस पर ब्लेन बोला कि इसका मतलब है कि रसल तुम मेरे रास्ते में आने वाले हो। वैसे तुम्हें देखकर मुझे डायरिया की फीलिंग आ रही है, उसने लास्ट टाइम मुझे इसी तरह घूरा था। एंड फिर इसी के साथ ब्लेन रिवील करता है कि मास्टर डायरिया किसी वॉइड ऑफ डार्कनेस में कैद हो चुकी हैं। और इस चीज को सुनकर रसल काफी ज्यादा हैरान हुआ, लेकिन अपनी तरफ बढ़ते हुए उस अटैक को देखकर काफी तेजी से अपने क्राउन ऑफ सोलोमन को एक्टिवेट कर देता है। लेकिन हम देखते हैं कि उस जगह में एक बहुत बड़ा धमाका हो चुका था और हम देखते हैं कि ब्लेन जो कि रसल पर बार बार रैग्ना ब्लेड का इस्तेमाल करते हुए हमला कर रहा था, अपने मन ही मन में कहने लगता है कि रैग्ना ब्लेड की स्पीड ऑफ साउंड से भी ज्यादा है। लेकिन फिर भी एक सिक्स सर्कल का मजिशियन इतने ज्यादा तेज अटैक्स को कैसे डोज कर रहा है। और दूसरी तरफ हम रसल को देखते हैं जो कि काफी ज्यादा तेजी से ब्लेन के उन अटैक्स को डोज कर रहा था। उसकी थॉट से हमें पता चलता है कि कैसे रसल उसके अटैक्स को डोज कर पा रहा है। क्राउन ऑफ सोलोमन की एबिलिटी की वजह से वो एक सेकंड के लिए उस अटैक्स को रोक सकता है और इतनी ही देर में वो उस अटैक्स की डायरेक्शन को रीड कर लेता है और इसी वजह से वो कब से इसके अटैक्स को डोज कर पा रहा है। एंड इसी के साथ साथ रसल अपने मन ही मन में कह रहा था, मेरे अलाइज मेरे साथ ही फाइटिंग कर रहे हैं, अगर मैं इसी तरह इन अटैक्स को डोज करता रहा तो वो भी इंजर्ड हो सकते हैं। अपने मन में ये सब कुछ सोचते ही रसल ने 5 स्पेयर ऑफ डेथ बना लिए और हम देखते हैं कि रसल उन 5 स्पेयर ऑफ डेथ का इस्तेमाल ब्लेन के एक रैग्ना ब्लेड के खिलाफ कर रहा था। और रसल को उसके अटैक को ब्लॉक करता हुआ देखकर ब्लेन काफी ज्यादा जल्दी समझ गया कि वो अपने अलाइज को प्रोटेक्ट करने की कोशिश कर रहा है और इसी के साथ उसने हिकेर और बाकी सभी नाइट्स पर हमला कर दिया। लेकिन इससे पहले कि वो अटैक उन सभी लोगों को लग पाता, उन सभी लोगों के सामने एक जायंट वॉल समन हो जाती है और ब्लेन के वो अटैक उस वॉल से टकरा कर खत्म हो गए और ये कारनामा यकीनन रसल का ही था। एंड फिर दोबारा से हम ब्लेन को देखते हैं जो कि अपने एक मैजिक स्पेल चांट करते हुए कह रहा था, सच में काफी ज्यादा सरप्राइजिंग है कि तुम्हारी कास्टिंग स्पीड मुझसे मैच कर रही है, मगर कब तक तुम अपने अलाइज को यूं प्रोटेक्ट करते रहोगे। ब्लेन उस मैजिक स्पेल का इस्तेमाल करते हुए रसल पर हमला कर देता है, जिसकी वजह से रसल काफी ज्यादा तरीके से इंजर्ड तो हो चुका होता है, लेकिन फिर भी उसके सामने डटकर खड़ा हुआ था। और रसल को इतना ज्यादा इंजर्ड होने के बाद भी इस तरह खड़ा हुआ देखकर ब्लेन यहाँ तक भी कह देता है, अगर मास्टर डायरिया ने तुझे चूज ना किया होता तो मैं तुझे अपना डिसाइपल बनाना चाहता था। लेकिन हम देखते हैं कि रसल जो कि काफी ज्यादा फटी पुरानी हालत में था, इरिटेट होकर कहने लगा,
ये काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग और फास्ट है। रसल अपने मन ही मन में ये सब कुछ सोच रहा था, लेकिन तभी अचानक से हमने देखा कि पीछे से प्रिंसेस आने लगी और रसल की हालत इतनी ज्यादा खराब हो चुकी होती है कि उसे खड़े होने के लिए भी प्रिंसेस का सहारा लेना पड़ रहा था। जिस पर ब्लेन बोला, क्योंकि तुम दोनों लवर्स हो तो मैं इसका ख्याल रखूंगा कि तुम्हारी कब्रें भी एक साथ ही बने। जिस पर रसल उसे अपनी बकवास बंद करने को कह देता है, लेकिन हम देखते हैं कि ब्लेन प्रिंसेस और रसल पर अटैक करने के लिए बिल्कुल तैयार था। मगर तभी उन दोनों के सामने प्रिंसेस के नाइट्स आ जाते हैं, जो कि उन दोनों को वहां से भागने को बता रहे थे। और उन नाइट्स को प्रिंसेस और रसल के सामने आता हुआ देखकर प्लेन काफी ज्यादा गुस्सा होकर कहने लगता है, एक तो ये कीड़े बहुत बड़े सरदर्द हैं। लेकिन फिर हमें थोड़ी देर बाद का सीन दिखाया जाता है, जहां हम प्रिंसेस और रसल को एक पत्थर के पीछे छुपे हुए देखते हैं, जहां रसल की हालत काफी ही ज्यादा खराब थी। लेकिन इसी के साथ हम देखते हैं कि रसल काफी ज्यादा निराश होकर अपने मन ही मन में कह रहा था, मुझे जल्द से जल्द ड्रैगोनिफिकेशन को दोबारा से परफॉर्म करना होगा। लेकिन तभी उसके सामने एक सिस्टम विंडो पॉपअप हो गई, जिसमें उसे मिशन मिला था कि उसे प्रिंसेस के नेकलेस को ऑब्टेन करना है। और उस सिस्टम विंडो को देखते ही रसल बिना किसी हिचकिचाहट के प्रिंसेस से उस नेकलेस को मांग लेता है, जिस पर प्रिंसेस थोड़ी सी हैरान होते हुए, मेरा नेकलेस? लेकिन ये तो मेरी मोम का था। मगर रसल कह रहा होता है, क्या तुम मुझे ये दे सकती हो? जिस पर प्रिंसेस भी ये कहते हुए उस नेकलेस को उतारने लगती है, यकीनन तुम्हारे पास इसका कोई रीजन होगा। और जैसे ही वो नेकलेस रसल के हाथ में आया तो एक और सिस्टम विंडो पॉपअप हो जाती है, तुमने अपना मिशन कंप्लीट कर लिया। अब इस नेकलेस के अंदर अपनी माना इंफ्यूज करो ताकि ये नेकलेस अपना असली फॉर्म रिवील करे। और जब रसल ने ऐसा किया तो एक और सिस्टम विंडो आती है, ड्रैगन स्केल्स ने अपना असली फॉर्म रिवील कर दिया है। तो क्या तुम इसे एब्जॉर्ब करना चाहते हो? तो रसल बिना कोई टाइम जाया किए उसे एब्जॉर्ब करने को बता देता है। सीन शिफ्ट होता है और हमें ब्लेन को दिखाया जाता है, जो कि उस एनर्जी को देखकर काफी ही ज्यादा हैरान हो चुका था। मगर जब उसने रसल को देखा तो और भी ज्यादा हैरान होकर कहने लगा, इसकी अपीयरेंस के साथ क्या हुआ है? और हम देखते हैं कि रसल के हाथ और पाँव पर एक किस्म का आर्मर आ चुका होता है। एंड इसी के साथ एक और सिस्टम विंडो पॉपअप हुई, जिसमें बताया गया था कि रसल की फिजिकल पावर काफी ज्यादा बढ़ चुकी है, तो इसी वजह से वो ड्रैगोनिफिकेशन को काफी देर तक इस्तेमाल कर सकता है। एंड फिर रसल ड्रैगोनिफिकेशन को ऑन करते हुए कह रहा था, अब इससे मैं इसे हरा सकता हूँ। रसल की बॉडी पर ड्रैगन स्केल्स को देखते हुए ब्लेन कह रहा था, तो वो इन्फॉर्मेशन बिल्कुल सही थी कि तुम्हारे पास ड्रैगन ब्लड लाइन है और शायद इसी वजह से तुम उस शूरा को हरा पाए थे। लेकिन हम देखते हैं कि रसल उसकी बात को पूरी तरह से इग्नोर करते हुए प्रिंसेस को कहता है सोल्जर्स के पीछे खड़ी रहना। एंड फिर इसी के साथ हम देखते हैं कि उन दोनों की माना एक दूसरे के साथ क्लैश कर रही थी, जिस पर ब्लेन कहता है, ओह तो ये होती है एक ड्रैगन की माना। एंड फिर इसी के साथ अपने मन ही मन में कहने लगता है, अगर मैं इस पावर को अपनी बना लेता हूँ तो कोई भी टावर मास्टर मेरा राइवल नहीं रहेगा। लेकिन दूसरी तरफ रसल ओवरहीट मैजिक को इस्तेमाल करते हुए अपने मन ही मन में कह रहा था, वाइल ये मैजिकल एबिलिटीज में मुझसे काफी ज्यादा ताकतवर है, लेकिन फिजिकल एबिलिटीज में मैं इससे ज्यादा ताकतवर हूँ, तो इसका मतलब है कि इसकी माना ड्रेन होने के बाद मैं इसे हरा सकता हूँ। अपने मन में ये सब कुछ सोचते सोचते रसल ने अपने बहुत सारे मैजिकल स्पेल्स को एक साथ मिलाते हुए जिन मैजिक स्पेल का इकट्ठे इस्तेमाल करते हुए रसल ब्लेन पर हमला कर देता है। और वो इतना ज्यादा ताकतवर हमला करने के बाद रसल अपने मन ही मन में कह रहा था, मुझे पता है कि ये मेरे इस अटैक से नहीं हारेगा। और हम देखते हैं कि सच में रसल के उस अटैक का ब्लेन पर जरा सा भी असर नहीं हुआ था। एंड फिर ब्लेन रसल को चिढ़ाते हुए कहता है, तो इसका मतलब है कि इससे तुम्हारी ताकत नहीं बढ़ी, बस तुम थोड़े से फैंसी दिख रहे हो। लेकिन रसल जो कि उसके काफी ज्यादा करीब आ चुका था, वो अपने ओवरहीट मैजिक का इस्तेमाल करते हुए ब्लेन पर हमला करने वाला होता है। लेकिन ब्लेन ने भी इसके काउंटर में एक शील्ड बनाई हुई थी, और जब जैसे ही रसल ने उस पर अटैक किया तो इसी के साथ हमें पता चलता है कि रसल ने ओवरहीट मैजिक के साथ साथ अपने एक और फायर मैजिक फ्लेम कैनन का भी इस्तेमाल किया था। और रसल की उस अटैक की वजह से वहां पर एक बहुत बड़ा धमाका भी हो चुका होता है। लेकिन इसी के साथ हमने देखा कि रसल पर भी अटैक हुआ, जिस पर रसल काफी ज्यादा तेजी से पीछे की तरफ हट जाता है। मगर इसी के साथ हम देखते हैं कि रसल की उस अटैक की वजह से ब्लेन इंजर्ड होता है, और इस चीज की वजह से वो काफी ज्यादा गुस्सा होकर कह रहा था, तुम्हारी फिजिकल एबिलिटी सच में एक सुपर ह्यूमन के मुताबिक है, और अगर तुम ऐसे ही आगे बढ़ते रहे तो तुम 5 ही सालों में मुझे सरपास कर जाओगे, लेकिन इसी वजह से मैं तुझे आज मारने वाला हूँ। और हम देखते हैं कि रसल के हाथों इंजर्ड होने की वजह से ब्लेन काफी ही ज्यादा गुस्सा था। लेकिन फिर से हमने रसल को देखा, जो कि अपने स्पीड ऑफ डेथ का इस्तेमाल करते हुए उसकी तरफ हमला करते हुए बढ़ते हुए कह रहा था, अगर तुम ऐसा कर सकते हो तो करके दिखाओ। एंड फिर इसी के साथ इन दोनों की काफी ज्यादा तेज बैटल स्टार्ट हो गई, जहां इनकी फाइटिंग के दौरान हमें सिर्फ कुछ स्लाइड्स को मूव करते हुए दिखाया जा रहा था, और ब्लेन के साथ फाइट करते हुए रसल अपनी पूरी की पूरी जान लगा रहा होता है। एंड फिर इसी के साथ साथ अपने मन ही मन में ये भी कह रहा था, सिर्फ एक बार, सिर्फ एक ओपनिंग मिल जाए। एंड फिर हम देखते हैं कि रसल अपने स्पीयर ऑफ डेथ को ब्लेन के एक बाजू में धंसाने में कामयाब हो जाता है, जहां इसी के साथ रसल यहाँ पर भी नहीं रुका और अपने क्लाउडी रिंग का इस्तेमाल करते हुए ब्लेन के ऊपर एक काफी ज्यादा ताकतवर लाइटिंग स्ट्राइक कर देता है। मगर इसी के साथ हम देखते हैं कि रसल का क्राउन ऑफ सोलोमन भी जवाब देना शुरू कर देता है, जिस चीज को महसूस करते हुए रसल अपने मन ही मन में कह रहा था, क्राउन ऑफ सोलोमन जवाब दे रहा है, लेकिन इसी के साथ साथ मेरी ड्रैगोनिफिकेशन भी काफी जल्दी ऑफ होने वाली है।
रसल हाफते हाफते अपने मन ही मन में ऐसा कुछ कह रहा था, लेकिन इसी के साथ उसने अपना एक काफी ज्यादा ताकतवर मैजिकल स्पेल चार्टिंग करना शुरू कर दिया, डेडली केबल द मैजिक स्पेयर ऑफ डेथ। और हम देखते हैं कि रसल का वो अटैक ब्लेन की तरफ बढ़ रहा होता है, जो कि नीचे की तरफ गिर रहा होता है। और इसी के साथ हमने देखा कि ब्लेन का एक हाथ भी कट चुका होता है, लेकिन नीचे की तरफ गिरते हुए भी ब्लेन अपनी ओरिजिनलिटी डेमन फ्लेम को एक्टिवेट कर लेता है, और वो दोनों ही काफी ज्यादा ताकतवर अटैक एक दूसरे से टकरा गए, जिसकी वजह से वहाँ पर एक बहुत बड़ा विस्फोट हो जाता है। एंड फिर हमें थोड़ी देर बाद का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर हम रसल को जमीन पर पड़े हुए देखते हैं, जहाँ नीचे की तरफ पड़े हुए रसल अपने मन ही मन में कह रहा था, मैं अपनी स्ट्रेंथ को इकट्ठी नहीं कर पा रहा और मेरा बीएन भी आहिस्ता आहिस्ता करके कम हो रहा है। मगर रसल के दिमाग में ब्लू टावर मास्टर, योर हाइनेस मास्टर डारिया और आखिर में उसकी लवर प्रिंसेस हिकेट आती है, जिन सभी को याद करते हुए रसल दोबारा से खड़ा होते हुए अपने मन ही मन में कह रहा था, मुझे इन सभी को प्रोटेक्ट करना होगा। अगर यहाँ पर लड़ते लड़ते मैं मारा भी जाऊँ तो फिर भी मैं उन्हें प्रोटेक्ट करूंगा। एंड इसी के साथ यहाँ पर हो जाता है एक बहुत ही ज्यादा कमाल का सीन, क्योंकि हम देखते हैं कि रसल 7 सर्कल पर ब्रेक थ्रू कर जाता है, और रसल को यूं ब्रेक थ्रू करता हुआ देखकर ब्लेन काफी ज्यादा हैरान होकर कह रहा था, इम्पॉसिबल, क्या वो इस बैटल के थ्रू एडवांस लेवल पर प्रमोट हो चुका है। लेकिन हम रसल को देखते हैं जो कि काफी तरह फटी पुरानी हालत में था, और उसके सामने उसके 7 सर्कल की प्रोजेक्शन होती है, जिसे देखते हुए रसल मुस्कुराते हुए कह रहा था, ये 7 सर्कल है। लेकिन इसी के साथ रसल पर एक बहुत ही ज्यादा जानलेवा अटैक होता है, और ऐसा भी नहीं है कि रसल इसे डोज कर सकता है, वो अटैक सीधा रसल पर हिट हो जाता है, जिसकी वजह से रसल ने जोर से चिल्ला दिया था। और हम देखते हैं कि वहाँ पर पोर्टल का इस्तेमाल करते हुए एक पैगान का मेंबर पहुंच चुका था। अपने मौत के वक्त एनलाइटमेंट हासिल करके 7 सर्कल पर पहुंचने का क्या फायदा। और फिर इसी के साथ रेड टावर मास्टर को कहते हुए, ऐसा लगता है कि तुम काफी ज्यादा बुरी कंडीशन में हो रेड टावर मास्टर, क्या तुम एक बच्चे से हारने वाले थे। लेकिन ब्लेन उसे अपनी बकवास बंद करने को बता देता है, यहाँ पर आने में तुम्हें इतनी ज्यादा देर क्यों लगी। तो वो पैगान मेंबर कहता है, बस रास्ते में कुछ बहुत बुरा हो चुका था, क्योंकि उस फ्लेम टावर की कुतिया ने अपनी सील को तोड़ लिया था, बट डोंट वरी, मैंने उसे दोबारा से सील कर दिया है। मगर हम देखते हैं कि अचानक से रसल खांसते हुए ने कहने लगा, तो इस सब के पीछे तुम सभी पैगान्स हो, तुमने मेरे मास्टर के साथ क्या किया। तो वो पैगान मेंबर कहता है, ओह रसल रेमंड, वाइल मैंने तुमसे पहले भी बात की हुई है, लेकिन पर्सनली ये हमारी पहली मीटिंग है। एंड फिर इसी के साथ ये पैगान मेंबर यहाँ पर एक बहुत ही ज्यादा खतरनाक चीज रिवील करते हुए कहता है, तो वो मैं ही हूँगा जो कि रेमंड हाउस होल्ड के पाप और बेटे दोनों को कत्ल करूंगा। लेकिन इस चीज को सुनकर रसल काफी ही ज्यादा गुस्सा हो चुका था। लेकिन रसल उससे पूछ रहा होता है कि क्या तुम वही हो जिसने मेरे फादर को मारा था। जिस पर वो कल्टिस्ट कहता है, नहीं वो मैं अकेला नहीं था जिसने तुम्हारे फादर को मारा था। क्यों ब्लेन, मैंने सही कहा ना। जिस पर ब्लेन जो कि रसल के साथ फाइट करने की वजह से काफी ज्यादा थका हुआ था, वो रसल के सामने कुछ नहीं कह पाता। लेकिन इस चीज को सुनकर रसल काफी ही ज्यादा गुस्सा हो गया होता है और चीख चीख कर कह रहा था, ब्लेन तुमने मेरे फादर को क्यों मारा, ऐसी क्या वजह थी कि तुम्हें ऐसा काम करना पड़ गया। लेकिन ये कहते कहते रसल भी जोर जोर से खांस रहा था। रसल की इस बात को सुनकर ब्लेन कहता है, जैसे तुम मरने वाले हो तो मैं तुम्हें ये बता ही देता हूँ। और फिर ब्लेन बताता है कि तुम्हारे फादर को हमने इसी वजह से मारा क्योंकि उसे आर्कड्यूक और पेगान्स के रिलेशनशिप के बारे में पता चल गया था, और वैसे तुम्हारे फादर को मारने में काफी ज्यादा मजा आया था। उन दोनों की इन बातों को सुनते हुए रसल उन्हें गालियां दे रहा था, और गाली देने के अलावा वो कुछ कर भी नहीं सकता क्योंकि उसकी हालत काफी ही ज्यादा बदतर हो चुकी है। मगर फिर अचानक से वो कल्टिस्ट अपना एक मैजिक कास्ट करते हुए कहने लगता है, मेरे पास भी तुम्हारे लिए एक गिफ्ट है और मैं तुमसे वादा करता हूँ कि तुम्हें कोई आसान मौत नहीं मिलने वाली। पैगान अपना डायलॉग खत्म करके हटा ही था, लेकिन तभी अचानक से हमें आसमान में से मास्टर डारिया को दिखाया जाता है, लेकिन मैं तुम्हारे हाथों से अपने किसी लवन को दोबारा से मरते हुए नहीं देख पाऊंगी। और इसी के साथ मास्टर डारिया ने अपनी फ्लेम आर्मी को अराइज बोल दिया, और नीचे की तरफ काफी तरह फटी पुरानी हालत में होने के बावजूद भी रसल मास्टर डारिया को कहता है, मुझे काफी ज्यादा खुशी हुई, आप सेफ हो मास्टर। जिस पर मास्टर डारिया, जिसे के काफी ज्यादा गुस्सा आया हुआ था, रसल की तरफ देखकर कहने लगती है, ओह रसल तुम काफी ही ज्यादा बुरी कंडीशन में हो, मैंने तुम्हें काफी ज्यादा वेट करवा दिया। और मास्टर डारिया को वहाँ पर देखकर लिटरली उन दोनों की फटी पड़ी थी। हिप्नोस ये क्या है। ब्लेन की इस बात को सुनकर हिप्नोस भी, जो कि काफी ज्यादा घबराया हुआ था, मैंने तो इसे बहुत ही ज्यादा अच्छी तरीके से सील किया था और इस जैसा एक मेल ह्यूमन बाहर से बाहर कैसे निकल सकता है। मगर हिप्नोस की इस बात को सुनकर मास्टर डारिया को काफी ज्यादा गुस्सा आ गया, तुमने हम दोनों को एक आम इंसान समझने की जरूरत भी कैसे की, और अब यह चीज तुम्हारी मौत का कारण बनेगी। और फिर इसी के साथ योर हाइनेस की तरफ से ब्लू टावर मास्टर की एनर्जी रिलीज हो रही थी, जिसे देखते हुए हिप्नोस कहने लगा, ब्लू टावर वो भी एक्सेप्ट कर क्या। एंड फिर हम मास्टर डारिया को देखते हैं जो कि काफी देर से रसल के पास आ गई, जिसकी अपनी हालत काफी ही ज्यादा खराब होती है, लेकिन फिर भी वो मास्टर डारिया से पूछ रहा था, मास्टर आप ठीक तो है ना।
लेकिन मास्टर डारिया रसल को आराम करने को बता देती हैं एंड फिर अपनी पावर को एक्टिवेट करते हुए, डैम ट्रेटर्स, आज मैं तुम्हें इस चीज की बहुत ही कड़ी सजा देने वाली हूँ कि तुमने मुझे वो दिन दोबारा से याद दिला दिया। और मास्टर डारिया ने ये बात क्यों की, इसका पता चलता है इस फ्लैशबैक से। और इस फ्लैशबैक को देखकर तुम लोगों को पता चल जाएगा कि मास्टर डारिया रसल को इतने ज्यादा फेवर क्यों करती हैं। फेवर नहीं बल्कि मास्टर डारिया रसल की इतनी ज्यादा चिंता क्यों करती हैं। खैर, फ्लैशबैक स्टार्ट होता है और हमें दिखाया जाता है एक छोटा सा बच्चा, मॉम मैं भी बड़ा होकर आप जैसा एक आर्कमेज बनना चाहता हूँ। और हम देखते हैं कि उसकी मोम कोई और नहीं बल्कि मास्टर डारिया होती हैं। यंग मास्टर डारिया अपने बेटे को उठाते हुए कह रही थी, ऑफ कोर्स तुम बन सकते हो मेरे बेटे। और इसी के साथ और मास्टर डारिया पीछे की तरफ से वॉइस ओवर में बता रही होती हैं वो दुनिया का सबसे प्यारा बच्चा था। एंड फिर हमें दिखाया जाता है कि वो बच्चा मैजिक करने में कामयाब हो चुका होता है। मोम देखो मैं मैजिक मिसाइल बनाने में कामयाब हो गया। जिस पर मास्टर डारिया भी काफी ज्यादा खुश होकर उसकी तारीफें कर रही थी। वो बच्चा काफी ही ज्यादा टैलेंटेड था जिसने की छोटी सी एज में खुद ब खुद ही मैजिक सीखना शुरू कर दिया और सारा दिन उसी की प्रैक्टिस करता रहता ताकि मुझे दिखा सके। उसे स्वीट्स काफी ही ज्यादा पसंद थी। एक रात जब मुझे रॉयल पैलेस से अर्जेंट बुलावा आया तो मैं वहाँ पर चली गई, लेकिन उस रात ने मेरी पूरी की पूरी दुनिया पलट दी क्योंकि वो लेटर पेगास की तरफ से एक ट्रैप था। लेकिन जिस वक्त मैं वहाँ पर पहुंची तो काफी देर हो चुकी थी। हम देखते हैं कि मास्टर डारिया के सामने उनके हस्बैंड और बेटा काफी ही बुरी कंडीशन में होते हैं, लेकिन मास्टर डारिया रोते हुए भी उन्हें दिलासा दे रही थी कि तुम्हें कुछ नहीं होगा, मैं तुम्हें बचा लूंगी। और सच में मास्टर डारिया का पास भी काफी ही ज्यादा खयाल था। खैर, मास्टर डारिया अभी भी कह रही होती हैं उस दिन के बाद से शायद मैंने कभी भी अपनी जिंदगी सही से जी हो, लेकिन वो लोग जिन्होंने मुझे अंदर ही अंदर मरने से बचा लिया और प्रेजेंट टाइम में, और फिर तुम्हारी हिम्मत भी कैसे हुई उन लोगों को नुकसान पहुंचाने की, और अब तुम भूल जाओ कि तुम यहाँ से जिंदा जा सकोगे। ये सब कुछ कहते हुए मास्टर डारिया काफी ही ज्यादा गुस्सा हो रही थी। लेकिन इसी के साथ मास्टर डारिया ने उन दोनों के सामने अपना एक बहुत ही ज्यादा ताकतवर मैजिक स्पेल फायर जायंट किंग का इस्तेमाल करते हुए एक बहुत बड़ा गोलम समन कर दिया। और फिर यहीं पर नहीं रुकी और अपनी 8 सर्कल की ओरिजिनलिटी फ्लेम फ्लावर ड्रीम को इस्तेमाल करती है। और मास्टर डारिया के अटैक्स को ब्लॉक करने के लिए उन दोनों ने अपने सामने शील्ड्स को बनाई थी, लेकिन फिर भी उन्हें काफी ज्यादा दिक्कत हो रही थी। मगर मास्टर डारिया यहीं पर भी नहीं रुकी और फिर अपनी एक और ओरिजिनलिटी फायर रोड एप्पल को इस्तेमाल करती हैं, जिस चीज की वजह से उन दोनों की शील्ड्स बिल्कुल ही नाकारा हो गई होती हैं, क्योंकि मास्टर डारिया की फ्लेम बटरफ्लाईज उन शील्ड्स में से गुजरते हुए जैसे ही ब्लेन को टच होती हैं तो वहाँ पर एक बहुत ही बड़ा आग का भवंडर बन गया था, जिसकी वजह से ब्लेन का सीख कबाब बन गया होता है। लेकिन वो बटरफ्लाईज उस पैगान की शील्ड को ब्रेक नहीं कर पा रही थी और ब्लेन को इतनी तरह गंदे तरीके से इंजर्ड होता हुआ देखकर हिप्नोस वहाँ से काफी ज्यादा तेजी से भागने लगता है। और वहाँ से भागते हुए हिप्नोस अपने मन ही मन में कह रहा था मुझे आर्कड्यूक के साथ मिलकर उस किंग को मारना होगा। लेकिन इससे पहले कि वहाँ से भाग पाता है, रसल अपनी फायर पावर का इस्तेमाल करते हुए हिप्नोस के पैर को जकड़ लेता है, जिसकी वजह से हिप्नोस को काफी ज्यादा गुस्सा आया। लेकिन इससे पहले कि रसल पर हमला कर पाता, एक बहुत ही ज्यादा ताकतवर हमला उसे लगते लगते बचता है और मास्टर डारिया हवा में खड़ी हुई बिल्कुल रसल के मैजिक स्पेयर ऑफ डेथ की तरह वहाँ पर काफी ज्यादा स्पेयर्स समन किए हुए थी। फिर इसी के साथ मास्टर डारिया ने उन सभी स्पेयर्स का इस्तेमाल करते हुए उस हिप्नोस पर हमला कर दिया, जिसकी वजह से वहाँ पर एक बहुत बड़ा धमाका हो जाता है। एंड फिर हम देखते हैं कि मास्टर डारिया के बहुत ही ज्यादा स्पेयर्स ऑफ डेथ हिप्नोस के जिस्म के आर पार थे और वहाँ पर इतनी ज्यादा फटी पुरानी हालत में गिरे होने के बावजूद भी अपने मन ही मन में कह रहा था एज एक्सपेक्टेड एक ए सर्कल का मैजिशियन ऐसे ही कर सकता है, लेकिन मुझे अपनी सभी की सभी पावर को इस्तेमाल करते हुए इसको डिस्ट्रॉय करना होगा। और ये कहते हुए वो इससे पहले कि मास्टर डारिया के उस मैजिक को खत्म कर पाता, मास्टर डारिया अपनी मैजिक को बदल देती हैं और फ्लेम बाइंडिंग का इस्तेमाल करते हुए उस हिप्नोस को पकड़ लिया। और फिर मास्टर डारिया हिप्नोस के पास आते हुए कह रही थी सब कुछ खत्म हो चुका है और अब मैं तुम्हें एक पेनलेस डेथ देने वाली हूँ। लेकिन मास्टर डारिया की इस बात को सुनकर हिप्नोस जोर जोर से हंसने लगा। ऐसा मत सोचो कि ये चीज खत्म हो चुकी है, क्योंकि वो इस पूरे के पूरे कॉन्टिनेंट को ब्लड और डार्कनेस से भर देगा। और ये कहते हुए हिप्नोस एक सुसाइडल मैजिकल स्पेल का इस्तेमाल करके अपने आप को ही मार देता है। और हिप्नोस की इस करतूत को देखकर मास्टर डारिया कह रही थी एक सुसाइडल मैजिक स्पेल कितना अजीब सा पर्सन था। इसी के साथ सीन शिफ्ट होता है और हम देखते हैं कि ब्लेन अभी तक मरा नहीं होता, लेकिन उसकी हालत काफी ही ज्यादा खराब थी और अपने मन ही मन में कह रहा था ये एक कंप्लीट फेल्यूर है। उस पैगाम पर यकीन करना एक बहुत ही बड़ी गलती थी मेरी, लेकिन अब मुझे चुपना होगा और सही टाइम आने पर निकलना होगा। मगर ब्लेन अपने मन में ये सब कुछ सोचते सोचते वहाँ से निकल रहा होता है। उसके सामने आ जाता है रसल रेमंड और रसल को वहाँ पर देखकर ब्लेन को लगा होता है कि उसके सामने एलेक्स रेमंड यानी कि रसल का फादर है। और मैं तुम्हें बताता चलूं कि रसल इस वक्त इसीलिए चल पा रहा है क्योंकि उसने अब तक अपने क्राउन सोलोमन को ओन कर रखा है। और ब्लेन जो कि रसल को रसल का डैड समझ रहा था, अपने मन ही मन में कहने लगता है इम्पॉसिबल, मैंने तो उसे अपने आंखों के सामने मरते हुए देखा था। ओह
ये तो उसका बेटा है। लेकिन हम देखते हैं कि अपने हाथ में एक स्वॉर्ड के साथ रसल काफी देर तेजी से ब्लेन को मारने के लिए उसकी तरफ बढ़ रहा था और फिर बिल्कुल उसी तरह जिस तरह उसके फादर को मारा गया था वो तलवार ब्लेन के सीने के आर पार कर देता है। खैर रसल के फादर को पीछे की तरफ से मारा गया था लेकिन रसल ने आगे की तरफ से मारा है। सीन शिफ्ट होता है और हमें दिखाया जाता है सभी के सभी ट्रेडर्स ब्लू टावर मास्टर को वहाँ पर देखकर भाग रहे होते हैं और ब्लू टावर मास्टर भी कहता है, तो ट्रेडर्स तुम्हें मेरे पानी का स्वाद कैसा लगा? फ्लेम टावर मास्टर भी ज्वाइन हो चुका है। हाँ, हमारी मदद करो, यहाँ से भागो। ये क्या? ये तो जिलियन है, भागो, हमें कोई बचाओ। ये सब कुछ कहते हुए ट्रेडर्स वहाँ से भाग रहे होते हैं और ब्लू टावर मास्टर और मास्टर डायरिया को आजाद हुआ देखकर आर्कड्यूक कहने लगता है, शिट, मुझे यकीन नहीं आ रहा कि जिस वक्त ये आवाज गिरने वाली थी उसी वक्त ये आजाद हो चुके हैं। इस तरह के मॉन्स्टर्स रिलीज कैसे हुए? ब्लेन और हिप्नोस कहाँ पर है? आर्कड्यूक काफी इस तरह गुस्सा होकर ये सब कुछ कह ही रहा था लेकिन तभी अचानक से उसे जानी पहचानी आवाज सुनाई दी, तो क्या तुम इन्हें ढूंढ रहे हो? और जब आर्कड्यूक ने उस तरफ देखा तो वहाँ पर सिर्फ उनके सर ही थे और वो कटे हुए सर देखकर ब्लेन काफी ज्यादा हैरान हो चुका था। ये कौन है? तो मास्टर डायरिया कहते हैं, इन दोनों को पहचानना तुम्हारे लिए काफी ज्यादा मुश्किल होगा डैम्ड आर्कड्यूक, तो इसीलिए इन दोनों को डिलीवर करने के लिए मैं तुम्हारे पास खुद आई हूँ। इस चीज की वजह से आर्कड्यूक को काफी ज्यादा गुस्सा आ जाता है और अपने ऑरा को रिलीज करते हुए कह रहा था, जिस प्लान को प्रोसीड करने के लिए मैंने काफी ज्यादा सालों का इंतजार किया वो आज इस तरह बर्बाद हो रहा है। नहीं, मैं से यूं बर्बाद होता हुआ नहीं दे सकता। ये कहते हुए आर्कड्यूक काफी ज्यादा तेजी से उन पर हमला करने के लिए बढ़ने लगता है लेकिन मास्टर डायरिया ने रसल को उसका बदला पूरा करने को बता दिया, जिस पर रसल अपना एक मैजिक स्पेल फ्लेम ऑफ डिस्ट्रक्शन इस्तेमाल करता है और रसल के इस मैजिक स्पेल की वजह से आर्कड्यूक एक फायर के बवंडर में फंस गया था और जोर जोर से चिल्लाते हुए खत्म हो जाता है। आर्कड्यूक के खत्म हो जाने के बाद एंडीमियन में फिर से अमन और शांति फैल गई थी लेकिन इस जंग की वजह से एंडीमियन को एक बहुत बड़ा बैकलैश भी झेलने को मिला था। हम देखते हैं कि योर हाइनेस यही सब बातें कर रहे थे और फिर अचानक से येलो टावर मास्टर को कहते हैं, पैलेस को रिपेयर करने से पहले हमें आम जनता के घरों को रिपेयर करना होगा, जिस पर हम देखते हैं कि येलो टावर मास्टर भी ये काम करने के लिए तैयार हो गए और फिर से योर हाइनेस कहते हैं कि इस रिपोर्ट के मुताबिक क्या हिप्नोस यानी कि कल्टिस्ट सच कह रहा था, जिस पर मास्टर डायरिया योर मैजेस्टी को बताती हैं कि हाँ, मैंने उसकी बातों को खुद पर्सनली सुना था। मास्टर डायरिया की इस बात को सुनते हुए योर हाइनेस काफी ज्यादा परेशान होकर अपने मन ही मन में सोच रहे होते हैं लेकिन उस कल्टिस्ट ने वो बात कहते हुए जिस पर्सन को मेंशन किया था वो कौन हो सकता है और फिर मास्टर डायरिया को कहने लगे कि फ्लेम टावर मास्टर, मैं इस चीज को तुम्हारे ऊपर छोड़ता हूँ और एक ऐसी इन्वेस्टिगेशन टीम बनाओ जो कि कल्टिस्ट की मूवमेंट्स पर नजर रखे, जिस पर मास्टर डायरिया भी ये काम करने के लिए तैयार हो गई। और फिर हम देखते हैं कि योर मैजेस्टी उस रिपोर्ट को पढ़ते हुए कह रहे थे, तो अब सिर्फ इन सभी लोगों की कंट्रीब्यूशन पर इनको एक्नॉलेज करना रह गया है। और उस रिपोर्ट में उन सुपर ह्यूमंस का नाम पढ़ते पढ़ते अचानक से योर हाइनेस थोड़ा सा मुस्कुरा पड़े, इस बारे में सोचना कि ये बच्चा सुपर ह्यूमंस के साथ कंधे के साथ कंधा मिलाकर खड़ा हुआ है। मैंने कभी नहीं सोचा था कि मैं इस जनरेशन में इतनी ज्यादा कम उम्र वाला सुपर ह्यूमन देख पाऊंगा। और हाँ, यहाँ पर किसी और के नहीं बल्कि हमारे रसल रेमंड की ही बात हो रही है। एंड इसी के साथ सीन शिफ्ट होता है और हमें रसल को दिखाया जाता है जो कि इस वक्त तक बेहोश ही था और हम देखते हैं कि रसल के पास ही मास्टर डायरिया और प्रिंसेस बैठी हुई थी और फिर अचानक से प्रिंसेस कहने लगती है, मुझे इसकी काफी ज्यादा चिंता हो रही है क्योंकि तकरीबन 10 दिन हो चुके हैं और अभी तक ये जागा क्यों नहीं है। जिस पर मास्टर डायरिया जो कि उसे देखते हुए मुस्कुरा रही थी अचानक से कहने लगी, प्रिंसेस, तुम्हें चिंता करने की जरूरत नहीं है, रसल रिसेंटली ही एक सुपर ह्यूमन बना है और इस वक्त वो सिंपली अपने सर्कल को स्टेबलाइज कर रहा है। एंड फिर इसी के साथ हमने मन ही मन में उस बारे में सोचते हुए जब रसल अपने आप को काफी ज्यादा पुश करके लड़ने के लिए खड़ा हो रहा था, इस बच्चे ने अपने आप को काफी ज्यादा पुश किया था वाइल ये उस वक्त काफी ज्यादा अनस्टेबल था लेकिन फिर पीस ने उस वक्त अपने 7 सर्कल को कोलैप्स होने नहीं दिया। अपने मन में ये सब कुछ सोचते सोचते अचानक से मास्टर डायरिया प्रिंसेस को वहाँ से ले जाते हुए कह रही थी, हम दोनों को यहाँ से चलना चाहिए, रसल खुद ब खुद इस चीज को ओवरकम कर लेगा, तो तुम्हें भी उस पर यकीन करना चाहिए। एंड फिर इसी के साथ दोबारा से काफी ज्यादा टाइम बीत गया एंड फिर हम देखते हैं कि फाइनली रसल ने अपनी आंख खोल ली होती है लेकिन इसी के साथ हमें रसल के पास ही कुछ फ्लेम एनर्जी को दिखाया जाता है, जिस फ्लेम एनर्जी को देखकर रसल काफी ज्यादा हैरान होकर अपने मन ही मन में कहता है, पेपर। एंड फिर इसी के साथ हमें कुछ सिस्टम विंडोज को दिखाया जाता है जहां हम देखते हैं कुछ सिस्टम विंडोज में बताया जा रहा था कि स्पिरिट ऑफ फायर पेपर ने अपने आप को फायर ड्रैगन में बदल लिया है और इसी के साथ दूसरे सिस्टम विंडो में बताया जा रहा था और जिस फायर ड्रैगन स्पिरिट के साथ तुमने कॉन्टेक्ट किया था वो दोबारा से रिस्टोर हो चुका है और अब तुम उस फायर ड्रैगन स्पिरिट को दोबारा से समन कर सकते हो। एंड फिर दोबारा से सीन शिफ्ट होता है और हमें रसल को किसी दूसरी जगह में दिखाया जाता है जहाँ हम देखते हैं कि रसल अपने सामने अपने 7 सर्कल के प्रोजेक्शन को देखते हुए अपने मन ही मन में कह रहा था, जिस वक्त मैं अपनी पास्ट लाइफ में आया था तो मैंने कभी नहीं सोचा था कि मैं 7 सर्कल को अचीव कर पाऊंगा और इसी के साथ साथ ना सिर्फ मैंने इस पावर को अचीव किया है मगर इसी पावर का इस्तेमाल करते हुए मैंने अपने फादर की किलर को मारा भी है। लेकिन मेरा बदला यहीं पर खत्म नहीं होता क्योंकि एम्पायर में मुकाबला भी काफी ज्यादा तेजी से बढ़ रहा होगा, तो मुझे और भी ज्यादा ताकतवर बनना होगा। इस पक्के इरादे को करने के बाद अचानक से रसल अपने मन ही मन में इधर उधर देख कर कहने लगा, इतनी बड़ी ब्लेज उसकी समनिंग के लिए काफी होगी। वैसे पेपर का साइज पिछली बार तो एडजस्ट हो गया था लेकिन एक ड्रैगन बनने के बाद अगर वो अपना साइज एडजस्ट ना कर पाया तो मेरे
लिए काफी ज्यादा दिक्कत हो जाएगी। काफी ज्यादा सीरियस होकर रसल अपने मन ही मन में ये सब कुछ सोच रहा था और फिर अचानक से स्पेयर रेयांग के गेट को ओपन करने लगा और स्पेयर रेयांग का गेट ओपन होना ही था, हमें पेपर की बहुत बड़ी बड़ी आंखें दिखाई जाती हैं एंड फिर इसी के साथ हम देखते हैं पेपर एक पूरा का पूरा फायर ड्रैगन बन चुका होता है, जिसके सामने रसल छोटा सा लग रहा था। और पेपर को देखते हुए रसल शाहरुख खान वाला पोज मारते हुए कहता है, अलग जा गले। और अपने मास्टर को काफी देर के बाद देखने की वजह से पेपर की आंखों में भी आंसू आ गए थे और पेपर को देखते हुए रसल भी कह रहा था, काफी देर हो गई है और वैसे भी तुम काफी ज्यादा हैंडसम हो चुके हो। वैसे ये लाइन थोड़ी सी शायद पर्सनल थी। पेपर को देखते हुए रसल अपने मन ही मन में सोच रहा था, इसकी बॉडी अभी भी बिल्कुल स्पिरिट की तरह है, लेकिन ये पहले से काफी ज्यादा बड़ा हो चुका है और इसकी अपीयरेंस बिल्कुल किसी ड्रैगन की तरह हो गई है। और फिर पेपर के पावर लेवल को चेक करते हुए अपने मन ही मन में कहने लगा, इसकी पावर बिल्कुल किसी 7 सर्कल के मैजिशियन की तरह है, तो इसका मतलब है कि मेरे 7 सर्कल में ब्रेक थ्रू करने की वजह से ही ये दोबारा से वेकअप हो पाया है। अपने मन में ये सब कुछ सोचते सोचते अचानक से रसल पेपर को कहता है कि क्या तुम दोबारा से छोटे बन सकते हो। तो अचानक से पेपर की तरफ से काफी ज्यादा रोशनी आने लगी और हम देखते हैं कि पेपर दोबारा से क्यूट वाला पेपर बन जाता है, जिस पर रसल क्लैपिंग करते हुए पेपर की तारीफ कर रहा था। तो इस चीज की वजह से पेपर भी काफी ज्यादा शो ऑफ कर रहा था। और फिर हम देखते हैं कि अचानक से रसल पेपर को कहने लगता है, चलो थोड़ा सा मजे किए जाएं। एंड फिर हम देखते हैं कि पेपर दोबारा से बड़े वाले फॉर्म में चेंज हो चुका होता है और रसल पेपर के ऊपर बैठे हुए हवा की सवारी कर रहा था, जहाँ रसल पेपर कितनी ज्यादा अच्छी फ्लाइंग कैपेबिलिटीज को देखते हुए अपने मन ही मन में उसकी तारीफें कर रहा था कि पेपर पहले से काफी ज्यादा ताकतवर होने के साथ साथ इसकी फ्लाइंग कैपेबिलिटीज भी काफी ज्यादा बढ़ चुकी हैं। और हम देखते हैं कि उड़ते उड़ते अचानक से पेपर अपनी फायर एनर्जी में चेंज होना शुरू हो गया, जिस पर रसल थोड़ा सा हैरान तो हुआ, लेकिन तभी हम देखते हैं कि रसल पेपर की बॉडी के साथ फ्यूज हो चुका होता है, जिसकी वजह से रसल के विंग्स आ चुके थे। और इस चीज की वजह से रसल हंसता हुआ कह रहा था कि तुमने मेरा माइंड रीड कर लिया, तो इसका मतलब है कि हम पहले से और भी ज्यादा एक दूसरे के क्लोज हो चुके हैं। और फिर अचानक से रसल शो करते हुए काफी ज्यादा दूर चला गया एंड फिर दोबारा से रसल को दिखाया जाता है जो कि काफी ज्यादा तेजी से फ्लाई कर रहा था और इसी के साथ साथ अपने मन ही मन में कह रहा था, ये उतना ज्यादा फास्ट तो नहीं है जब पेपर खुद फ्लाई करता है, लेकिन इतनी ज्यादा स्पीड के साथ मैं किसी सुपर ह्यूमन से मिड एयर कॉम्बैट में तो नहीं हारूंगा। अपने मन में ये सब कुछ सोचते सोचते रसल काफी ज्यादा तेजी से उड़ रहा था एंड फिर दोबारा से सीन शिफ्ट होता है और हमें 3 दिन बाद का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर हम देखते हैं ब्रदर रल्सन, मास्टर डारिया, प्रोफेसर ह्यूबर्ट, रसल और प्रिंसेस को, जहाँ पर वो सभी के सभी लोग रसल को कांग्रेचुलेशन कर रहे थे। और रसल अपने हाथ में पकड़े हुए नोटिस को देखकर काफी ज्यादा कंफ्यूज होकर कह रहा था, मैं एक ड्यूक हूँ। और इसी के साथ अपने मन ही मन में सोच रहा होता है कि ड्यूक एक ऐसा टाइटल है जो कि रॉयल फैमिली के लोगों को दिया जाता है और एनिमियन की हिस्ट्री में कभी भी ऐसा नहीं हुआ कि कोई रत्मोस फैमिली से नहीं है और उस पर्सन को ड्यूक बनाया गया हो। इवन के रेमंड फैमिली के पैट्रियार्क जो कि एक 8 सर्कल के मैजिशियन थे, उन्हें भी कभी इस तरह का मौका नहीं मिला। रसल को इन सोचों में गुम देखकर अचानक से प्रिंसेस उसके फेस को पिंच करते हुए कहती है, ऐसा लगता है कि तुम्हें यकीन नहीं आ रहा कि ये तुम्हारे साथ हो रहा है। वेल, मैं भी किंग के डिसीजन से काफी ज्यादा हैरान हो चुकी हूँ। और तभी अचानक से मास्टर डारिया भी कहती है कि सिर्फ तुम ही हैरान नहीं हुई, बल्कि सभी के सभी लोग इसी वजह से काफी ज्यादा हैरान हैं। और जिस वक्त योर हाइनेस ने ये फैसला सुनाया था तो पूरा का पूरा कमरा 1 मिनट के लिए तो सुन ही हो गया था। और फिर अचानक से प्रोफेसर ह्यूबर्ट जाते हैं, लेकिन किसी को भी इस चीज से दिक्कत नहीं थी क्योंकि उन सभी लोगों को पता है कि तुम ये चीज डिजर्व करते हो। और इन सभी लोगों की बातें सुनते हुए ब्रदर रल्सन ने हंसते हुए कह रहे थे, ऑफ कोर्स ये डिजर्व करता है। और फिर अचानक से मास्टर डारिया रसल को चिढ़ाने के लिए कहती हैं, अब से तो फिर हमें तुम्हें ड्यूक रसल कहकर पुकारना चाहिए। जिस पर रसल कहता है, अरे नहीं नहीं, आप ऐसे कैसे कर सकती हैं, आप तो मेरी मास्टर है ना। लेकिन फिर भी मुझे यकीन नहीं आ रहा कि मैं एक ड्यूक बन चुका हूँ। मुझे पता है कि मैं ड्यूक बन चुका हूँ, लेकिन इतना ज्यादा फॉर्मल होने की जरूरत नहीं है क्योंकि मैं अभी भी आप सभी लोगों का रसल रेमंड हूँ और सबसे आगे मास्टर में आपका डिसाइबल और अपने सीनियर का जूनियर हूँ। और रसल की इस बात को सुनकर मास्टर डारिया काफी ज्यादा हैरान और ब्रदर रल्सन और प्रोफेसर ह्यूबर्ट रसल पर प्राउड फील कर रहे थे। और फिर अचानक से मास्टर डारिया भी हंसते हुए कहते हैं, तुम जैसे चाहते हो हम तुम्हें वैसे ही बुलाएंगे। और फिर हम देखते हैं कि ब्रदर रल्सन रसल को अप्रिशिएट करने के लिए उसकी कमर पर एक स्लैब करते हैं, लेकिन रसल के लिए ये स्लैब काफी ही ज्यादा भारी था। फिर सीन शिफ्ट होता है और हमें रात का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर रसल फाइनली अकेला हो चुका होता है। और फिर अचानक से अपनी सनस्पेस पॉकेट में से एक मैप निकालते हुए कहने लगा, ये मैप एक दूसरे ड्रैगन की लोकेशन को बता रहा है। मैं उसे ढूंढने के लिए तो जाना चाहता हूँ, लेकिन उससे पहले मुझे काफी ज्यादा मुश्किलों का सामना करना पड़ेगा। रसल ये सब कुछ क्या ही रहा था, लेकिन तभी अचानक से वो काफी ज्यादा हैरान हो गया, क्या एम्पायर में। एंड फिर अपने मन ही मन में एम्पायर ब्रिटेनिया के बारे में सोचने लगा, हमारे कॉन्टिनेंट का सिर्फ इकलौता एम्पायर और एनिमियन का एक बहुत बड़ा दुश्मन। एम्पायर का एम्परर काफी ही ज्यादा बीमार हो रहा है, जिसकी वजह से सभी के सभी प्रिंस थ्रोन के लिए फाइट कर रहे हैं। और सबसे बड़ी बात, एम्पायर ब्रिटेनिया में एंटर करने के लिए सबसे ज्यादा जरूरी चीज आइडेंटिफिकेशन है। मुझे यकीन नहीं आ रहा कि मुझे ब्रिटेनिया जाना होगा। और फिर अचानक से पेपर को सहलाते हुए कहता है, लेकिन फिर भी मुझे वहाँ पर जाना तो होगा और वहाँ पर जाते वक्त काफी ज्यादा टाइम लगने के साथ साथ ये चीज काफी ज्यादा डेंजरस होने वाली है, मगर ये चीज हमारे काम जरूर आएगी। सी शिफ्ट होता है और हमें पूरी की पूरी बीस्टमैन ट्राइब दिखाई जाती है जो कि शिप्स का इस्तेमाल करते हुए एनिमियन की तरफ ही बढ़ रही थी।
सो आज के लिए सिर्फ इतना ही। और अगर वीडियो में यहाँ तक पहुंच चुके हो और अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से जल्दी चैनल को सब्सक्राइब कर दो और वीडियो को लाइक कमेंट शेयर करना मत भूलना। सो एट द एंड मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखना। बाय बाय।